सारे फड़े जाएंगे, सबकी नौकरियां तेल हो जाएंगी। सर ये एआई किस बला का नाम है? नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हंसते रहते थे लोगों पे। हाँ। अल्लाह मियाँ को कुछ हमारी अदा पसंद नहीं। एआई जो है ना मीडियोकर लोगों को का सत्यानाश कर देगी। खौफनाक जुमला है। अभी आपके पास मैं आया, आपका देखा, माशाल्लाह काफी लोग बैठे हुए। आपको ये इतने सारे नहीं चाहिए। सब तबाह हो जाएगा। एआई दुनिया पे हुक्मरानी करेगा, इंसान गया। सारे आर्ग्यूमेंट में सबसे कमजोर वाला ये है। आप एआई को सिखाएं पॉडकास्ट करना तो उसकी क्या वैल्यू होगी? एक फरहान मलिक और बना दिया। हाँ, ये पाकिस्तानी इस वक्त और मुसलमान ये सोच के खुश हो रहे हैं कि अमेरिका का जवाल हो रहा है। ये ख्वाहिश है, खबर नहीं है। ये खबर नहीं है। इस वक्त चाइना में आग लगी हुई है। पाकिस्तानी यहाँ बैठ के क्या कहूँ मैं। हम किस तरह बिलीव करते थे कि इस चीज को? वीडियो दिखाओ। हाँ, यही कहते थे ना। अब तो कोई मसला नहीं है। आप जैसे लोगों की वैल्यू बहुत बढ़ गई है इस नए दौर में। यही आपकी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से आपको सुना जा रहा है और जियो को कोई नहीं सुन रहा। असफला साफिलीन लोग एआई को चला रहे हैं। ये सैम ऑल्टमन हाँ। झूठा, इलॉन मस्क मॉरली करप्ट, रेसिस्ट, बिल गेट्स, एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम है। सर ये तो सारे सबसे बदतरीन लोगों के हाथ में खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हमारे ये फैमिली शो है, मगर पॉइंट मेरे कहने का ये है कि हमारे हालात उनसे भी खराब है। पैसा और ताकत चंद हाथों में जमा हो रहा है। कांट बी स्टॉप्ड। मैं ये कहूँ कि इलॉन मस्क के पास 800 मिलियन है, जिया खान के पास भुट्टा है। भाई जिया खान नालायक हैं तो शिकायत किस बात की? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, सारे बड़े बड़े उलमा, प्लीज जरा सुनिए। मैं तकरीबन सारे मदरसों में गया। मैंने उनसे कहा, मेरे पास जो के पैसे थे भी नहीं, मैंने कहा कि सर मैं एक दिन उनको खाना भी खिलाऊंगा, अपने खर्चे पे पढ़ाऊंगा भी। एक मदरसे में मैं अभी तक नहीं करा सका। मेरी वैसे तो 1960 की पैदाइश है, मगर मैं अपनी पैदाइश 1971 को समझता हूँ। मैंने उस दिन के बाद से, अगर कोई मुझे साबित कर दे कि मैंने 1 रुपए की भी याशी की हो, मैंने ना शादी की, मैंने ना कोई पैसा खर्च किया अपने आप पे। ये भी आप कहेंगे यार अब ये सूट तो खरीदा हुआ है, ये भी मेरे एक स्टूडेंट का तोहफा है। वो दुनिया में सबसे बेगैरत आदमी है जो कि शिकस्त और जूते पड़ने के बाद भी अपनी रविश ना बदले। तो जब गाड़ियां आ गई तो इंसानों ने तो गाड़ियां चलाना सीख ली और वो उधर चले गए, शिफ्ट हो गए, उस पर सफर करना शुरू कर दिया और गाड़ी चलाना सीख ली। लेकिन बेचारे गधे और घोड़े बेरोजगार हो गए। बिल्कुल। अब फैसला हमें और आपने करना है ना सर, कि हम इंसान हैं या। अस्सलामुअलैकुम। आज की पॉडकास्ट का आगाज़ एक शिकवे के साथ, और वो शिकवा ये है कि 78.9% ऑफ आवर वॉच टाइम कम्स फ्रॉम पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू रफ्तार नाउ। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या करना है? एक बटन ही तो दबाना है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा टॉपिक है जिसने मेरे दिमाग को घुमा के रखा हुआ है बहुत अरसे से। एक्चुअली हुआ ये कि कुछ दिन पहले हमारे एक टीम मेंबर हैं ज़ुबैर अंजुम, वो मेरे पास आए और कहने लगे सर मेरा एक 10 साल का बेटा है, अब मैं उसको जितना पढ़ने लिखने के लिए बोलता हूँ कि बेटा ये पढ़ो, ग्रेड्स लाओ, ये करो, वो करो, तो एक दिन वो गुस्से में आ गया और उसने मुझे पलट के कहा बाबा आप मुझे ये पढ़वा रहे हैं, वो पढ़वा रहे हैं, इधर जाओ, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ो। कह रहा बाबा 2030 तक तो ये सारी जॉब्स ही ख़त्म हो जाएंगी, क्या फ़ायदा मेरे कुछ भी पढ़ने का, सारा काम एआई कर रहा होगा। अब जब ज़ुबैर ने ये बात बोली तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल चकरा गया। मैंने कहा यार वाकई एक 10 साल का बच्चा इस वक्त ये सोच रहा है कि एआई विल चेंज एवरीथिंग। और इस बात पे बात करने के लिए मैंने फिर ढूंढना शुरू किया किससे बात करें, और मेरी खुशनसीबी कि मेरा वास्ता और मेरा ताल्लुक़ और मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया गया एक ऐसे पाकिस्तान के टेक सेक्टर और आईटी के हीरो से कि जब मैं छोटा था और हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो उस ज़माने में एक बड़ा ज़बरदस्त तारीख़ी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था पाकिस्तान का। एक तहरीकी, एक कहते हैं ना टेक तहरीक के बानी हैं वो। उस टेक तहरीक का नाम था ऑपरेशन बदर, जिसमें उन्होंने लाखों पाकिस्तानी नौजवानों को जावा लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी। आप पहचान चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल वो जावा नहीं पढ़ा रहे। आजकल उनका नई तहरीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट मी इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू ज़िया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़िया खान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग रफ्तार नाउ। इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। ऑपरेशन बदर का ज़माना याद असल आता में है हम अभी भी ऑपरेशन बदर ही चला रहे हैं, मगर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नाम चेंज करके हम मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ नाम रखते हैं। आपको पता है वजूहत क्या है। लेकिन पॉलिटिक्स तो अच्छी होती है सर। आप नहीं, मैं उस वाली पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, वो जो यहाँ डरने वाली पॉलिटिक्स है। इंस्टीट्यूशंस हर वक्त सहमे और डरे रहते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही सर। लेकिन आप बिल्कुल भी डरने वाले आदमी नहीं है। इंशाल्लाह।
आपको मैंने जो आपकी हिस्ट्री देखी है माशाल्लाह, यू आर मतलब अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल आर वाइंडिंग देयर करियर्स अप, आपने एक नया पंगा उठा लिया है जी। आप बोल रहे हैं पाकिस्तान असल को में एआई के लिए तैयार करना है। ये मेरे लिए बड़ा वो था 3-4 साल पहले। हाँ। जब ये 22 हुआ ना, और सितंबर के वक्त ना ChatGPT आया, तो मैंने, यारी बात है, मैं IT में था, तो मैंने जाके उससे थोड़ा खेला, तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मुझे लगा कि किसी इंडियंस को पीछे बिठा दिया है। अच्छा, मैं तो AI का बंदा था, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो मेरे पास 2 चॉइस हैं जो सबके पास है, आप पे भी वही अप्लाई होता है और जो बच्चों पे भी सब अप्लाई होता है। या तो रिटायर हो जाओ या अपने आप को चेंज करो। क्या बात है। अच्छा, रिटायर तो मैं शायद हो भी सकूं, 65 का हूं। हाँ। आपका तो रिटायरमेंट की उम्र नहीं है, और जो हमारे देखने वाले हैं उनकी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उनके पास एक ही चॉइस बच जाती है कि अपने आप को चेंज करें। मैं बिल्कुल आज इस पॉडकास्ट को ना बुनियादी तौर पे शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। पहला सवाल सर, ये एआई किस बला का नाम है? देखिए, अभी तक जितनी भी आप एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते रहे, उसने प्रोडक्टिविटी कितनी गेन कराई है, बहुत ज़्यादा। वरना मैं तो शुरू हुआ था जब मैंने पहले दफ़ा टाइपराइटर इस्तेमाल किया था, उसमें टाइपराइटर में लिखने में कितनी तकलीफ थी। उसमें वाइटो लगाओ, ठीक करो, उसको स्पेलिंग भी खुद चेक करो, सब कुछ खुद ही। तो वर्ड प्रोसेसर ने दुनिया बदल दी। अच्छा, मगर वर्ड प्रोसेसर में इंटेलिजेंस कोई नहीं थी। देखो ठीक है, आप प्रोडक्टिविटी मैनेजर थे एक तरह से, आप मैनेज करते थे, उसको बताते थे ये करो वो करो वो करो, वो अपनी मर्जी से एक लाइन भी नहीं लिख सकता। देखो ठीक है, अब अनइमेजिनेबल बात है, मैं कहूँ एआई को कि मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा दोस्त के तौर पे देखना पड़ेगा उसको, क्या बात है, मेरे प्यारे दोस्त एआई, आप ये काम करें कि मैं एक ख़त लिखना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम के नाम। हाँ। और उनसे कहना चाह रहा हूँ कि गिवन हमार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमें उर्दू में भी लिख दें, इंग्लिश में भी लिख दें ख़त, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो एआई है, वरना को हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये मैं सिर्फ इतना सा प्रॉम्प्ट लिखूंगा, और वो चाहे तो क्लॉड कोड तो, और क्लॉड जो एंथ्रोपिक का एआई है इस वक्त नंबर 1 वो है, वो आपको लिख देगा 50 पेज इस मौजू पे, और इस क्वालिटी के होंगे। और आप अगर उसको ये भी कह देना कि मिर्ज़ा गालिब के स्टाइल में लिखो, उस स्टाइल में भी लिख देगा, वो उस स्टाइल में भी लिख देगा। और या कहें अल्लामा इकबाल के स्टाइल में लिख दो, और एंड सो ऑन, या मंटो के स्टाइल में लिख दो, तो वो लिख देगा। अब ये बियॉन्ड थिंकिंग कैपेबिलिटी है, मतलब मेरा तो दिमाग। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं, अब जो ये तो एआई के मुख्तलिफ मरहले थे, ये तो है जनरेटिव एआई, जनरेट करता है कंटेंट। अब जो आ रहा है वो है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई का आप अज्यूम ये करें कि ओपन एआई जो कि ChatGPT का मौजूद है, और उन्होंने पूरा ये तहरीक सारी शुरू की, ये पूरा सिलसिला शुरू किया, एंड कल या परसों उन्होंने अपना वीडियो जो जनरेटर था वो बंद कर दिया। अभी 2 दिन की बात है। क्यों? क्योंकि एंथ्रोपिक ने, आपने देखा होगा, पूरी मार्केटें कोलैप्स कर गई पिछले महीने। कि एंथ्रोपिक ने ये जो क्लाउड कोड में प्लगइन का तस्वर दिया कि आप जैसे पॉडकास्ट बनाने के लिए आप स्किल डेवलप करेंगे, एआई की स्किल, हमारी स्किल नहीं, एआई की स्किल डेवलप करेंगे, तो ओपन एआई और सारी दुनिया ये समझ गई है। हुआ यह कि पूरी इंडिया की इन्फोसिस इस वक्त एंथ्रोपिक की अकेली वैल्यू जितनी इंडिया की सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां मिला के, एंथ्रोपिक की उससे ज़्यादा वैल्यू है। $380 billion हाँ, आपने बिल्कुल लिखा हुआ है जी। आपने आई रेड इट फ्रॉम योर वेबसाइट। सर थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, क्योंकि एक खदशा रहता है हमेशा कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कर्स ऑफ नॉलेज। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप उसकी बहुत नुआंस्ड वैल्यू जानते हैं, तो आप उसके बारे में उसी तरह से बात करते हैं। मैं थोड़ा अगर आपको रिक्वेस्ट करूं सर, बाहर आएँ जी जी, ज़रा साहब बाहर निकलें ज़रा। अच्छा रही है, और ज़रा एक मुझे 5 साल के बच्चे की तरह समझाएं कि जैसे ऐसे ही है ना, जैसे हम दवाई पीते हैं, हमारे पेट में दर्द होता है, हम दवाई खाते हैं, पीते हैं। अब मुझे नहीं पता वो दवाई बनती कैसे है, काम कैसे करती है। मुझे पता है कि मैं वो दवाई खाता हूँ तो पेट ठीक हो जाता है। जी जी, ठीक है। मुझे सर में दर्द होता है, मैं दवाई खाता हूँ, सर का दर्द ठीक हो जाता है। एक तकलीफ है, उसको दूर करता है। तकलीफ क्या दूर हो रही है, तो आपने बता दिया कि भाई मेरा काम आसान कर रही है। जी जी, मतलब पहले तो काम आसान करती थी, अब काम ही कर देती है। जी जी, पहले तो काम आसान कर दिया था वर्ड प्रोसेसर ने, और ये अब काम आसान नहीं कर रही है, काम कर रही है, बिल्कुल फैसिलिटेट कर रही है। सवाल ये है, ये तो समझ में आ गया एआई कर क्या रहा है। जी जी,
वो हमारे लिए कैलेंडर्स बना रहा है, हमारे लिए ग्राफिक्स बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, जी, हमारे जी। लिए डेटा माइनिंग कर रहा है, सब समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको पर्दा उठाएं जी। और हमारे व्यूअर्स को बताएं ये काम कैसे करती है एआई, थोड़ा ये अच्छा, समझें। हाँ, ये अच्छा, देखिए हमारा जो दिमाग है ना, ये उस पर ही मॉडल हुआ हुआ है। न्यूरल नेटवर्किंग। हाँ, हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम करता है। हाँ। बहुत सारे कनेक्शन है जो, यानी एक अगर फर्ज करें आप मिनी कंप्यूटर कह लें उसको, ठीक है। बहुत ही मिनी किस्म का कंप्यूटर, ठीक है। वो मिलियंस ऑफ हमारे न्यूरॉन दिमाग में, और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिनैप्सिस के जरिए। अच्छा, वो बच्चे को जब आप छोटा बच्चा होता है वो लर्न कर रहा होता है ना, देखो ठीक है, आप उसको कहते हैं बेटा ये नहीं करो, जल जाओगे। बेटा, अच्छा, ये जिनकी तरबियत सही नहीं होती वो उसका नतीजा भी आपको पता है। जी जी। तो वो जो बेटा कह के उसको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कराई जाती है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक अच्छा, है। असल में ये सॉफ्टवेयर का कमाल है, मगर सॉफ्टवेयर आप अंदाजा करें, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन को हम सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करें। हाँ। तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इतनी पावर नहीं है। पावर नहीं है। अच्छा, तो एनवीडिया इस वक्त दुनिया की नंबर 1 कंपनी क्या हो गई है, एनवीडिया। उन्होंने जीपीयूज बनाए जो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे जो कि पैरेलल हों। सही है। अच्छा, देखें, एक बात चीज़ें सिर्फ आप सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ आलू गोश्त बनाऊँ, तो आप सीक्वेंस में ही सॉल्व करेंगे ना, पहले आलू काटेंगे, फिर गोश्त साफ करेंगे एंड सो ऑन। वो आम सीपीयू है आपका। ठीक है। अच्छा, ये जीपीयू क्या है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसका नाम तो ग्राफिक है, मगर ये ग्राफिक वाली बात नहीं है सिर्फ। ठीक है। अच्छा, ग्राफिक का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। वो क्या है कि अगर मेरे पास एक तस्वीर है, मैं उससे कह रहा हूं कि इसको ब्राइट करो। हाँ। अच्छा, अगर मैं जाऊं उसमें, पता नहीं, अगर सर्च करें 2256 बाई 256 की तस्वीर है, तो कितने बना ले मल्टीप्लाई करके कितने पिक्सल होंगे। तो अगर वो सीक्वेंस में करेगी तो बहुत देर में होगी। ठीक है। जीपीयू क्या करता है, एक साथ करता है। वो क्या करेगा, अगर फर्स्ट करें ब्राइटनेस करने के लिए उसने वाइट ज्यादा डाला है या जो भी, तो सब पे एक साथ फेंकेगा। वो सब एक साथ करेगा। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स हैं। ओके। जो सॉफ्टवेयर में न्यूरल नेटवर्क बनाए थे, और एनवीडिया इस वक्त $4 ट्रिलियन हो चुका है, क्रॉस कर चुकी है। और मेरा अंदर ख्याल है, मेरे दोस्त खरीदते रहते हैं स्टॉक मार्केट, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं खरीदूं। स्टॉक मार्केट खरीदते रहते हैं। मैंने उनको कहा है कि अभी भी जो सुन रहे हैं ना, एनवीडिया लॉन्ग टर्म में, अच्छा शॉर्ट टर्म में आप, ये मैं सट्टेबाजी की आपको नहीं दे रहा, सही बात। मैं लॉन्ग टर्म अपनी सेविंग की बात कर रहा हूँ। एनवीडिया जैसी कंपनियां अभी भी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है। सही बात है, कुछ पता नहीं कहाँ जाएगी। ये 20 बिलियन 30 ट्रिलियन तक का भी बात हो सकती है, और ये पूरी इकोनॉमी $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये। तो अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि जीपीयू क्या करता है कि न्यूरल नेटवर्क है ना, जो सारे मैसेज चल रहे हैं, वो आप उसको पहले ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के लिए आपको एनवीडिया का जीपीयू चाहिए, वरना कैसे ट्रेन होगा। ठीक है। और फिर इन्फ्रेंस होती है। अच्छा, इन्फ्रेंस जब आपका मॉडल ट्रेन हो गया, फिर आप उसको इनपुट देते हैं टेक्स्ट की, और भी दे सकते हैं, मल्टी मॉडल भी हो गया, और आउटपुट भी टेक्स्ट है। तो वो, अच्छा, इसमें एक और कंपनी है ग्रॉक, वो एनवीडिया नहीं खरीद ली है, वो इन्फ्रेंस की चीज़ें हैं, और एनवीडिया जो है वो ट्रेनिंग की चीज़ है हार्डवेयर में। फिर सॉफ्टवेयर में इस वक्त एंथ्रोपिक का मैंने जिक्र किया, और ओपन एआई है, और जेमिनी भी अच्छा है गूगल का जी। तो ये 3 बेसिकली प्लेयर है। अच्छा, लेकिन ये सब चीज़ें जो ये प्रोसेस करते हैं, ये डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो असल तो माल है डेटा। अच्छा, अब डेटा कहाँ से आए जी? मैं पाकिस्तान में मैंने एआई पढ़ाना शुरू किया आज से 8-9 साल पहले। अब मुझे कोई डेटा ही ना दे। मैं बैंकों के हाथ पांव जोड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सॉरी हम, अच्छा मैं कोई इतराज़ भी नहीं कर रहा कि कॉन्फिडेंशियल डेटा है। जो मेजर ब्रेक थ्रू था, एक तो एनवीडिया था, दूसरा इंटरनेट था। यस। उन्होंने क्या किया, सोचा ओपन एआई ने, और जेमिनी ने भी सोचा, गूगल ने भी सोचा कि ये करते हैं यार कि जितने भी इंटरनेट पे डेटा है सब पकड़ो, सब ले लो ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, उसके लिए आपको 1 लाख जीपीयू चाहिए $30,000 के। अब ये प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है। पैसा चाहिए, मगर वो बना हुआ तो पैसा तो कुछ नहीं करेगा ना, अगर वो बनी हुई चीज़ है। आपने जैसे अभी इलॉन मस्क ने 1 लाख जीपीयू खरीदे हैं एनवीडिया से, आप हिसाब लगा लें खुद ही, 30,000 का एक रैक होता है। 1 लाख जीपीयू खरीदे, और वो डेटा सेंटर बना रहे हैं, क्लाउड में बना चुके हैं,
वो माइक्रोसॉफ्ट भी यही कर रही है, सब यही कर रहे हैं। इस वक्त तो पागल हुआ है ना मामला। इस वक्त अमेरिका की इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है इस पर कि अमेरिका की जीडीपी बढ़ गई है। अब अमेरिका की जीडीपी किसी चीज़ से बढ़ाना ना 2-3% बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे ट्रिलियन की तो जीडीपी है। तो वो अमेरिका की अगर मैं कहूँ कि 2% से जीडीपी ग्रोथ हो गई है, क्योंकि डेटा सेंटर्स में पैसे लग रहे हैं। 600-700 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा की है। ठीक है। क्या कहते हैं, मतलब उसी राउंड अबाउट। समझ गया मैं। तो वो डेटा प्रोवाइड किया इंटरनेट ने, आप ये कह रहे हैं? जी जी। तो वो डेटा इंटरनेट पे था, हाँ, और इन सब कंपनीज ने वो डेटा उठाया जी जी, और उस डेटा को लेके डाला अपने जीपीयूज में। बिल्कुल। और उनको इंस्ट्रक्शंस दी। हाँ। जैसे अभी मैंने कहीं पढ़ा कि वो जो गूगल ने कैप्चा प्रोडक्ट लॉन्च की, वो जो जॉर्ज हिंटन बता रहे थे जी जी जी, कि वो एक कैप्चा था कि ये ट्रक है। वो अक्सर आप जब आप किसी कर रहे होते हैं, जी जी, कि आप जाते हैं ना कि आप लेबलिंग लेबलिंग, इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तो ये इट वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। जी जी। तो आपने क्या किया कि उसको, अच्छा वो एल्गोरिथम भी चेंज हुए और गूगल ने बेसिकली इसमें काम किया। अभी मैं उसमें टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा, मगर लुबिला अब ये कि आप इंटरनेट से जितना भी डेटा है ना वो लेके, जो कि ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, बल्कि इन्फिनिट है एक लिहाज से तो, और उससे आपने जीपीयू में और न्यूरल नेटवर्क पे उन जीपीयू पे चलते हुए ट्रेन किया। अब वो जो ट्रेन करके, अच्छा इसी वजह से उर्दू में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे उर्दू का डेटा ही नहीं है। ओके, समझ गया मैं। सो आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया, जी जी, जिसको आप न्यूरल नेटवर्क जी जी, और मशीन लर्निंग उसके ऊपर करवाई। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल। सो एनीथिंग अ ह्यूमन ब्रेन कुड लर्न, अ मशीन कुड लर्न। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल, बस ट्रेनिंग की जरूरत थी जी। आपने वंस यू हैड क्रैक द कोड ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, आपने एक दफा एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर लिया जी जी, कि जिसको आपने बताएंगे तो वो सीख जाएगा। जी जी, फिर आपको सिर्फ स्केल करने की जरूरत, बिल्कुल। और फिर आपको डेटा चाहिए था स्केल करने के लिए, और आपने एक एटॉमिक मॉडल क्रिएट कर लिया। फिर आपने डेटा लिया और आपने एक प्रोसेसर लिया। एक तीसरी चीज भी चाहिए, एनर्जी। हाँ वही तो, पावर भी चाहिए, पावर इट। सो इट वाज लाइक यू क्रिएटेड अ ब्रेन। जी जी, यू क्रिएटेड अ ब्रेन, वेरी ह्यूज ब्रेन, एंड दैट ओके। सो उसमें फिर आपने इसको किया, फिर अब वो सब कुछ वही काम करने लगा जो इंसान करते हैं। बिल्कुल। मैं एंथ्रोपिक की वेबसाइट पे उनका एक डेटा है जिसमें वो बताते हैं कि कौन कौन से कामों को रिप्लेस कर रहा है एआई सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। तो उसमें जो सबसे खौफनाक डेटा मुझे नज़र आया सर, विच विल ऑल्सो टेक अस टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जी जी, कि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, यानी कि तकरीबन 5-6% ये दोनों काम अब एंथ्रोपिक के जरिए किए जा रहे हैं। तो पहली बर्क तो उन्हीं पे गिरी जिन्होंने बनाया था। बहुत फनी बात है ये। हाँ। आपको भी हंसी आ रही है, मुझे भी हंसी आ रही है। नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हंसते रहते थे लोगों पे। हाँ। अल्लाह मियाँ को कुछ हमारी अदा पसंद नहीं आई। वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कि पहली बिजली गिराई उसने अपनों पे। अच्छा, और इस वक्त जो कि बहुत बड़ा मसला है, इस वक्त मैं और हमारे बहुत सारे भाई बड़ी कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को आईटी में ऊपर लाने के लिए। तो हम 3-4 बिलियन पे तो पहुंच गए थे। ऑफिशियली 3 बिलियन है, मगर मेरा अपना अंदाजा है कि 6 बिलियन, बिल्कुल ठीक, 6 बिलियन के करीब पहुंच गए थे। अच्छा, इंडिया तो 150 बिलियन पे पहुंच गया था। अब हम दोनों को मसला है ये, जो हमारे, तो वरना यार पढ़ा लिखा आदमी कहाँ जाता जी भाई। अगर आईटी में इस वक्त जो भी पढ़ा लिखा है लड़का, पाकिस्तान में जॉब्स है नहीं, तो वो कहाँ का काम कर रहा था, तो वो आईटी का बाहर का काम कर रहा था। अब वो खतरे में है, नहीं पढ़ चुका है। इस वक्त मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको काम नहीं मिल रहा। सर दैट ब्रिंग्स अस टू द, आपकी एक वेबसाइट है जी जी, agentfactory.panuniversity। जी, agentfactory.panuniversity.org। इस वेबसाइट के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि उसी वेबसाइट को फॉलो करूं, और कुछ सवालात आपने वहां पे जवाब दिए हैं वो हम पॉडकास्ट में उसको लोगों तक, बिल्कुल, चंद 9 सवालात हैं जी जी, जो आपने रेज किए। हाँ, 9 सवालात आपने रेज किए हैं कि एआई के बारे में लोगों के चंद जो सवालात उठ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। सर, पहला सवाल, सारे फड़े जाएंगे, सबकी नौकरियां तेल हो जाएंगी, ये पहला खदशा है एआई को लेके जी, क्या जवाब देंगे इसका? ये सही भी है और गलत भी है। ठीक है, देखें, मैं क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि दूसरे के आइडिया अपने करके ना पेश करूं जी। ये इतनी इंटेलेक्चुअल आपको होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक इंडियन ने बड़ी अच्छी बात की, अभी जो उनके यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी एआई पे,
वो उस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि एआई जो है ना मीडियोकर लोगों को का सत्यानाश कर देगी। खौफनाक जुमला है। एआई जो मीडियोकर लोग हैं ना, जो एक्सेप्शनल है, उनको कोई खतरा नहीं है, उनका काम तो 10 गुना बढ़ जाएगा। अभी आपके पास मैं आया, आपका देखा माशाल्लाह काफ़ी लोग बैठे हुए, आपको ये इतने सारे नहीं चाहिए, जो इसमें से सबसे अच्छा है ना एक, बस सिर्फ वही चाहिए, और वो एआई के पार्टनरशिप में काम करेगा। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि अच्छा उसकी तनख्वाह हो जाएगी 3 गुना, बिल्कुल ठीक, मैं कम कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, 10 गुना हो जाएगी, 10 गुना 100 गुना भी हुई है इस वक्त। कभी पहले हमने सैलरीज $500 मिलियन की सैलरी कभी सोची थी कि एक आदमी को मिलेगी? वाओ। अभी मेटा ने $500 मिलियन अ ईयर की सैलरी, विच इज मेरे लिए तो अनथिंकेबल है, मैंने तो इतना फिगर देखा भी नहीं है कभी। तो इस वक्त अकेले आदमी को इतनी मिल रही है। अच्छा, और जो मीडियोकर, ये एआई का कोई आदमी, एआई का बंदा है, अच्छा एक नहीं है ये सारे लड़ाई कर रहे हैं कि हम हमारे पास आ जाओ उसके लिए। हाँ, और ऐसे एक नहीं है, ऐसे 50 हैं। अच्छा, अभी ये डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, अभी तो ये मेन जो वो मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स हैं ये। फिर अगला लेवल क्या है? मिसाल के तौर पे आप पॉडकास्ट के आती है आपको करनी, आप एआई को सिखाएं पॉडकास्ट करना, बिल्कुल, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? एक फरहान मलिक और बना दिया। हाँ, ये मजेदार। नहीं, और वो इसी तरह अकाउंटेंट्स हैं कंपनियों में इस वक्त, बैंक्स हैं जैसे, हजारों अकाउंटेंट्स होते हैं। उनको अब मीडियोकर 1000 नहीं चाहिए, उनको 5 अच्छे। अच्छा, एक और बात की है उसने, एनवीडिया के सीईओ ने, वो मैं भी कुछ हैरान हो गया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है 2-3 दिन पहले ही, कि मेरा डेवलपर अगर $5 लाख का है, मैं तनख्वाह दे रहा हूँ उसको $5 लाख, क्योंकि इससे कम तो अब अगर आप इससे कम पे वो आपको हायर ही नहीं करेगा, इसका मतलब काबिल नहीं है, तो वही ना, इस वक्त सिर्फ मीडियोकर की कोई वैल्यू नहीं है। मगर वो साथ ये कह रहा है कि $5 लाख पे वो $2.5 लाख के अगर साल के टोकन खर्च नहीं कर रहा, यानी एआई से इतना काम नहीं करा रहा, तो मैं उसको फायर कर दूंगा। यानी $7.5 लाख का खर्चा होगा। क्यों? इसका मतलब है अगर वो खुद कर रहा है ना, तो मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का ही नहीं है, मेरा टाइम जाया कर रहा है ना। ओके सर, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं समझ गया सर। ये एनवीडिया, क्योंकि देखें, अच्छा आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप इधर आप बिल्कुल इन द थिक ऑफ थिंग्स हैं, आप देख रहे हैं जेनसेन हुआंग ने कल क्या कहा, मेटा क्या कर, आप बिल्कुल देख रहे हैं दुनिया में क्या तूफान बरपा हुआ है, किस स्पीड पे तब्दीलियां आ रही हैं दुनिया में, और एक तरफ आप पाकिस्तान और कराची की गलियों में घूमते हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं सर? सर मसला कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे हमारे मुल्क ये में? तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छी बात क्या है कि सब एआई की बातें कर रहे हैं, और बुरी बात क्या है कि हमारा तरीका वारदात है पाकिस्तानियों का, काम कुछ नहीं कर रहे। बात करा लो कुछ भी, यानी हर आदमी इस वक्त एआई का एक्सपर्ट है। अब किसी से सड़क पे भी ट्राई करें, रिक्शा वाला भी आपको बताएगा कि एआई कैसे इस्तेमाल करनी है, और हमारे वजीर भी बताएंगे, सब बताएंगे। अच्छा, पता किसी को कक भी नहीं है, और उस पर ज़रा सा काम भी नहीं किया हुआ। तो मुझे जो डर लगता है, हम इस वक्त में एक नया पॉइंट इशू करना चाह रहा हूँ कि एक तो मीडियोकर से काम नहीं चला, वो मैंने पहला कहा। दूसरा, जिन लोगों के पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, मैं अंग्रेजी की बात भी नहीं कर रहा, वो भी आप रोमन उर्दू में लिख लीजिएगा, वो भी एआई समझ जाती है, मगर आपकी लॉजिक ही नहीं है, तो मुझे इस वक्त 2 साल, जो भी हमने किताब का जिक्र किया, 2 साल लगे। आप अगर देखेंगे उसमें मैंने पहला पार्ट बनाया है कि हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि हमें थिंकिंग की आदत ही नहीं है। हमारे ये ऊपर से चला है, हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं हम सोच रहे हैं ना, आपको सोचने की क्या ज़रूरत है। हमारे मौलाना कहते हैं आपको सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, और उनसे ज़्यादा सवाल करो तो 2 थप्पड़ लगेंगे। हमारे वालिदैन भी यही करते हैं। तो बच्चों को सोचने की आदत ही नहीं है, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? सोचना सिखाना पड़ेगा। अब ये तो है, तो वैसे बेवकूफ़ी की बात लग रही है, मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत वीक हैं, हमारी लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं है ना। हम क्या कहते हैं, इंग्लिश का तो प्रॉब्लम है ही, मगर वो तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, वो तो फिर तर्जुमे वगैरह से सबसे ऑटोमेशन तरीके से कुछ किया जा सकता है। मगर आप सोच ही नहीं रहे तो फिर क्या करें? आप सोचिए ना, आपका अपना न्यूरल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वो तो पार्टनरशिप है ना। एआई खुद कुछ नहीं करती है ये। अच्छा, ये सारी ना अफवाहें बहुत फैलाते हैं लोग कि एआई ने कब्जा कर लिया, ये कर लिया। आ रहे हैं इस पे, आएंगे अभी, आएंगे कि कब्जे पे भी आएंगे। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये जो पहला वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी जो लोग इसके लिए ट्रेन नहीं होंगे।
हजारों लाखों नई जॉब निकलेंगी और पुरानी वाली खत्म होगी। अब आप 1920 में होते और आप कहते हैं मैं साइस हूं, घोड़े की मालिश करूंगा तो भाई अब तो गाड़ी आ गई, बिल्कुल ठीक। तो आपका क्या काम है? आप घोड़े को ट्रेनिंग दें तो वो तो घोड़ा रही नहीं। बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं, लेकिन लुकिंग एट द करंट एजुकेशनल सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान जी, आप पर उम्मीद हैं या खौफजदा हैं? खौफजदा। उम्मीद तो कायम है, अल्लाह ने कहा क्योंकि इस वक्त अभी अच्छा, इसको मैं आई वांट टू रियली कीप इट शॉर्ट, लेकिन एक नंबर है कि 40% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं अभी। इस वक्त। तो क्या इसकी वजह यही तो नहीं है कि हमारा तालीम निज़ाम अभी आई नहीं पूरी तरह हिट नहीं किया हमें? नहीं, लेकिन तालीम निज़ाम है नहीं। तो वो जो 40 जो लोग प्रोड्यूस कर रहा है वो इस फरसूदा इकोनॉमी के भी काबिल नहीं है, इसलिए उनको नौकरियां नहीं मिल रही। बिल्कुल यही वजह है। आप किसी भी पहुंच जाए इंडस्ट्रियलिस्ट से, आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ ले, वो कहते हैं मुझे बंदे ही नहीं मिलते। काम का बंदा नहीं है, बेरोजगारी बेइंतहाशा है और काम का आदमी नहीं है। नहीं, कोई आपको मिलता ही नहीं है। देखें वजह क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे तो बच्चों का भी कसूर है और टीचरों का भी कसूर है। बच्चे कहते हैं पिस्तौल निकाल लेते हैं अगर फेल करो उनको, और वो बेचारा शरीफ आदमी टीचर, और फिर वो कहता है कि मेरी प्रमोशन तो होगी नहीं, वो होगी जान पहचान से, तो मैं फोकस करूँ मक्खन मारने पे है। तो वो बूट पॉलिशिंग पे अपना ज़िंदगी गुजार देता है, प्रोफेसर टाइप के भी लोग, क्योंकि उसका HOD वही बनेगा जो ज़्यादा मक्खन बाज होगा, काम से तो कोई मतलब नहीं है, तो वो क्यों करे भाई। अच्छा, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो सब जगह जाता हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ये है कि वो सेठ कहता है कि मुझे यार कुछ लंबी कहानी नहीं सुनाओ, मुझे ये बताओ अगले महीने कितने बच्चे फीस जमा कराएंगे। मैंने नोट दिखा, मेरा मूड ये वाह है ना सर। यानी कि मैं इसको बस बंद कर रहा हूँ इस गुफ्तगू को। यानी कि दुनिया अगर 100 के लेवल पे है इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी, जी टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन के मुकाबले में, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी वैसे ही कोई 10 नंबर 15 नंबर पे है। हम 100 साल पीछे हैं। मतलब ठीक है, अगर दुनिया 100 यूनिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंज्यूम कर रही है, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी भी 20-25 यूनिट कंज्यूम करती है। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही। और लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी उस 20 यूनिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए से भी पीछे है, क्योंकि वो उसके लिए भी सही रिसोर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। बिल्कुल, आप देखें ना। ओके, लेट दैट सिंक इन। दैट इज अ वेरी डेंजरस बहुत एनालिसिस, वेरी डेंजरस। सो भैया ये तो खतरा यानी कि रियल है, यानी कि बहुत बुरी एक खौफनाक लहर आने वाली है बेरोजगारी की, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड लो इनकम बैड इंफ्रास्ट्रक्चर ममालिक में। ये आप एग्री करते हैं? ओके। अब ये एक अलग बात है कि जब ये होगा तो आगे क्या होगा, लेकिन हम अभी मुझे रन थ्रू करना है ये ऊपर। सर, दूसरा सवाल जो आपने अपनी उसमें वेबसाइट में लिखा हुआ है, मैं उसी से पूछ रहा हूँ, क्या फ़ायदा AI का? हमारे टेक्सटाइल गारमेंट फैक्ट्री के लोग, प्लम्बर, ड्राइवर्स, इनको क्या एक ऑर्डिनरी आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर, ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, 600 ट्रिलियन 500, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे? असल में आप इस तरह सोचें, मेरे पास काफ़ी लोग थे जो मैं काम करता था ना, अब मैं अकेला 10 आदमियों के बराबर हूँ। आपने ये रिसर्च हर पॉडकास्ट से पहले जाने से पहले आपको अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, आप हर चीज़ के एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते। मैं यूज़ करता हूँ ये। हाँ, अगर वो ना हो तो अच्छा, अब आपका मुकाबला फ़र्ज करें, एक आदमी कहता है, एक और भी पॉडकास्टर है, हाँ, वो कहता है मैं नहीं करता ये, जो भी वजूहत है, वो कहता है मुझे आती नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, या जो भी, वो आपसे कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो जो आम आदमी है, अगर वो अपने साथी नहीं बनाएगा AI को, तो वो जो दूसरे लोग हैं वो तो कर बना रहे हैं, और इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, इवन पाकिस्तान में भी बना रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं है कि यहाँ सारी जाहिल हैं, खुदा न खास्ता। तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आप कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। मैं इस वक्त दिन में 100 पेज लिखता हूँ, पहले मुझसे आधा पेज नहीं लिखा जाता था। बिल्कुल सही बात। तो 100 और अच्छी क्वालिटी के लिख रहे होंगे उससे। अभी तो बहुत बेहतर क्वालिटी है, अब तो बहुत बेहतर क्वालिटी है। इसी तरह सिर्फ लिखने की बात नहीं है, मैंने जैसे आपको जिक्र किया था एजेंटिक AI क्या एक्शन। मैं अपनी चच्ची को कहता हूं कि हम 2 ईयर्स अवे हैं कि चच्ची आपको कुछ नहीं करना, आपका आलू गोश्त, उसको फिजिकल AI भी कहते हैं, फिजिकल AI यानी रोबोटिक की फॉर्म में आपका आलू गोश्त बना के आपको सर्व करेगा। वो मेरी चच्ची इतनी खुश होती हैं
सर खवातीन बहुत खुश होंगी इससे। बिल्कुल। वैसे ये आपने बिल्कुल सही बात की कि आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा कि आलू गोश्त तक बना देगा ये। बल्कि अभी जैसे अमेरिका में 10 मिलियन ड्राइवर हैं गाड़ियों के, पाकिस्तान में भी ये कोई फिगर ऐसे ही होगा। जी जी, बहुत बड़ा फिगर होगा। हाँ। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बड़ा फिगर होगा, मुझे फिगर एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर उनको ये समझना चाहिए कि उनकी ड्राइवरी की जॉब 2 साल दूर, मैक्सिमम 2 साल है जी। अब आप कहेंगे कि नहीं यार वो तो पाकिस्तान में बहुत 50 साल बाद आएगी, ऐसा नहीं होने का, नहीं होता इस तरह नहीं ऐसा नहीं होता। 2 चीज़ें इसमें अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं। नंबर 1 सर, इस वक्त आप एक ड्राइवर है जिसको गूगल मैप्स इस्तेमाल करना आता है और एक ड्राइवर है जिसको नहीं इस्तेमाल करना आता। इस वक्त जिसको गूगल मैप नहीं इस्तेमाल करना आता वो कर ही नहीं सकता, और वो कितना उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी कम हो गई एक ड्राइवर के लेवल पे। दूसरा, आई वाज इन यूके कुछ महीने पहले, तो मैं लंदन से कैम्ब्रिज जा रहा था। हमने कहा यार ज़रा यूनिवर्सिटी देख के आते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो मैं एक टेस्ला पे गया, मैंने उबर किया और टेस्ला आई, तो जा रहे थे हम। तो मैंने कहा ड्राइवर को कि यार तुम्हारे तो मज़े हैं। मैंने कहा यहाँ पे तो सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है, तो तुम 4-5 गाड़ियाँ लोगे और डाल दोगे और चलाना। कह रहा है बॉस, टर्किश था, कह रहा है खारदेश मैं थोड़ी लूँगा। कह रहा है उबर 1 लाख सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला ले लेगा और ड्राइवर को 20 से निकाल देगा। बिल्कुल। और वो सारा सेल्फ ड्राइविंग फीड, वो मेरा कमीशन भी उबर रखेगा। वो क्यों दे इनको? मुझे क्यों दूंगा, वो मुझे क्यों देगा? मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा तू तो तेरा काम तो किया भाई। माशाल्लाह समझ रहा है। हाँ समझ रहा है। मतलब वहां पे एक टैक्सी चलाने वाला भी इस तरह से, उसको पता है ये टेक्नोलॉजी किस तरह इफेक्ट करेगी। हमें तो पता ही नहीं है। हादसे से बढ़कर सानिया ये हुआ, वो रुका नहीं हादसा देखकर। ये अब आपका जिम्मेदारी है। हाँ ये हम कर रहे हैं, ये हम यही कर रहे हैं। सो इट विल इफेक्ट एवरीवन, चाहे आप ड्राइवर हैं, खानसामा हैं, प्लम्बर हैं, चौकीदार हैं, आप कुछ भी हैं। अगर मैकडोनल्ड, मैंने अभी कल परसों पढ़ा कि मैकडोनल्ड में विद इन अ ईयर कोई सर्विंग वाला बंदा नहीं होगा जो पीछे किचन में काम करता है, सब ऑटोमेटेड हो रहा है। सब फ्लिपिंग बर्गर्स, सर्जरीज हो रही हैं सर। जी जी, खौफनाक किस्म की सर्जरी, हार्ट सर्जरी कर रहे हैं रोबोट्स। सर एक खदशा ये भी है कि एआई के जरिए रियासती इस्तिबदाद, रियासती इस्तेसाल, अथॉरिटेरियनिज्म, कंट्रोल आवाम के ऊपर, या कोई भी ताकत एक दूसरे अवाम पे आराम से इस्तेमाल कर सकेगी। ये कितना हद तक सच है? देखिए, जब पिछली दफ़ा ये हुआ था ना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और सेकंड आया था, हम लोग सब गुलाम बन गए थे। ये अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 100 साल पुरानी बात है। पूरी दुनिया कॉलोनाइज हुई। हाँ, मुझे तो ये डर है इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट को अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड आइलैंड में भेजें जी, और कुछ लोग मारे जाएं तो प्रेसिडेंट की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मगर अगर रोबोट गिराएगा वो आसमान से, तो फिर तो किसी को कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, उन लोगों को मेरे और आपके खून की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो जानवरों से ही बदतर हैं, उनको अपने कुत्ते पे तो रहम आएगा, मेरे और आप पे तो नहीं आने वाला। तो कहने का मकसद है कि ये अगर हमने इसमें काम नहीं किया, और ये हमारे मिलिट्री इदारों के लिए भी दीवार पे लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। यानी कि ये थ्रेट भी रियल है आप कहते हैं? बहुत। मैं ये कह रहा हूँ कि फौज इस वक्त हमारी 6 लाख स्टैंडिंग आर्मी है जी। हमें मोस्ट प्रॉब्ली इसको आधा करके, अब मुझे पता है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, इसको आधा करके इसकी और बाकी पैसा ऑटोमेशन, वो पैसा ऑटोमेशन पे लगना चाहिए। सर जो ईरान ने इस वक्त अनसेटल किया है अमेरिका को, जो ड्रोन्स हैं, जी जी यार पूरी आप जहाज बनाते थे 400 मिलियन के और केस के 50, वो 25,000 का ड्रोन है। वो ना रेडार पे आ रहा है ना कुछ कर रहा है, वो आराम से जाता है लोटर करता हुआ, उधर जाके ढज वो मार देता है। अब आप ये सोचिए अगर उसमें ना ओपन सोर्स एआई भी अभी तो नहीं लगी, अभी नहीं लगी हुई है, अगर हो तो वो तो डॉजिंग करता हुआ जमीन को, इवन दरख्तों के सामने हक करता हुआ, उसको तो गिराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर उसमें ईरान के पास एआई आ जाए तो क्या होगा फिर? तो यानी कि ये खदशा, मतलब हम इस वक्त तीसरी चीज पे आ गए। आपने कहा मैस एम्प्लॉयमेंट का खतरा रियल है, हो सकती है। दूसरा आपने कहा कि आवाम को फायदा है, आपने कहा ये बात गलत है कि आवाम को फायदा नहीं है। तीसरा ये कि बिल्कुल सर्वेलेंस, अथॉरिटेरियनिज्म बहुत बढ़ जाएगा, और ये खतरा मौजूद है, ये खतरा रियल है। चौथी चीज, एक चूंकि बुनियादी तौर पर इतना महंगा है एआई डेवलप करना जी, मतलब आप ही की वेबसाइट से मैंने पढ़ा कि $600 बिलियन तक का, मतलब hundreds of billions of dollars के लिए चाहिए एक फ्रंटियर लैब बनाने के लिए।
आपने कहा ना कितने जीपीयू चाहिए एक लैब के लिए? 1 लाख जीपीयू 1 लाख और 40,000 का एक जीपीयू है, $40,000 का। नहीं, एक रैक 40,000 का, एक रैक 40,000 का है और आपको पता नहीं कितने चाहिए। सो एनीवे इट्स मेरे तो दिमाग में इतना हमारे पास नहीं है। हमारे मतलब हमारे पास क्या सर, 99% मुल्कों के पास अच्छा नहीं, अमेरिका में भी आप देखें, सबसे बड़ी बात, अमेरिका में 2 कंपनी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, जिनके पास $1 ट्रिलियन कैश पड़ा हुआ है, नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। सो इट्स जेमिनी, एंथ्रोपिक एंड ओपन एआई। हाँ जी, और ग्रॉक, और ये कर रहा है, ग्रॉक कर, ये ग्रॉक भी है, ओपन इलॉन, ये थोड़ा सा पीछे है मगर है। तो ये और डीप सीक भी है चाइना। तो ये चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं, बाकी टीम मैच देख रही है। हम तो स्पेक्टेटर हैं। हाँ, स्पेक्टेटर हैं। सो क्या ये भी तो आपका एक चौथा पॉइंट आपने बड़ा अच्छा रेस किया हुआ है कि दिस माइट लीड टू अ जियोपॉलिटिकल आर्म्स रेस इफ ओनली 2 or 3 nations एक्सपोर्ट एआई इंटेलिजेंस। अब देखें, अब मुझे अपनी जंग के, आपने कहा पाकिस्तान को भाई एआई पे आ जाना चाहिए। पाकिस्तान एआई किसी से लेगा ना सर? पाकिस्तान वो एआई ले रहा है अमेरिका से। या देखें अभी जो हो रहा है सर, आप एआई को छोड़ें, पैट्रियट मिसाइल लिए हुए अमेरिका से इन्होंने, सारे अरब ममालिक ने, ठीक है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये पूरा अमेरिका का है। अगर कल को किसी वजह से इनके मफादात का टकराव हो जाता है अमेरिका से, इनके पास तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और अमेरिका वो बटन बंद कर देता है उस टेक्नोलॉजी, कहता है नहीं जी, ये पैट्रियट, जब मैं मिसाइल मारूंगा तो पैट्रियट उसको नहीं इंटरसेप्ट करेगा। नहीं, वो उनसे पूछ के करेगा, फिर तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मामला क्या है, इस वक्त अगर हमने एआई नहीं अडॉप्ट की तो अभी डिस्कस कर चुके हैं इश्यूज, और अगर अडॉप्ट कर ली तो मसला क्या है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि चाइना के जो ओपन सोर्स मॉडल है, डीप सीक है और भी 3-4 हैं, उनको, मगर फिर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो है नहीं। मगर खैर पाकिस्तान में एक बात है, मैं तो इस तरह देखता हूँ, हर एक से यही कहता हूँ, कल आपकी बहन की शादी हो रही हो या बेटी की शादी हो रही हो, आपके पास जितने भी पैसे ना हो, आप 2-4 करोड़ रुपये रेस कर ही लेते हैं कराची वाले, तो बाकी भी अपने हिसाब से तो कर ही लेते हैं, जो भी जिसकी सकत है। तो जब आपकी मजबूरी आती है ना, तो हम अपने फ़ायदे के लिए तो बहुत सारे कर्जे ले लेते हैं। अब पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए भी कर्जे ले ले, और इसमें सब लोग शामिल भी हो जाएंगे, क्योंकि एक सॉलिड चीज़ है ना। मुझे इस वक्त जो बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है कि आपने जो कुछ सीखा था, आपने कभी स्टार्ट मुझे बताया पॉडकास्ट शुरू से पहले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि 59% ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स टू बी रीट्रेन्ड। जी, सो दैट मीन्स द आर्मीज ऑल्सो नीड टू बी रीट्रेन्ड, एवरीबडी नीड्स टू बी रीट्रेन्ड। कि वो एक ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, हाँ, तो दोबारा से उठ, दोबारा से सीख, दोबारा से लड़। देखें, आप पिछले ज़माने के जो अकाउंटेंट्स थे, हमारे सब दोस्त ही हैं, वो अकाउंटेंट्स जिनको एक्सेल नहीं चलानी आती, उनकी मार्केट में वैल्यू क्या है? 0। इसी तरह अब आप किसी भी फील्ड में, एक्सेल ने ये किया था, एक्सेल ने ये काम बिल्कुल किया था। अच्छा, सो आप ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि चंद ममालिक के पास वो टेक्नोलॉजी होगी और बाकी सारी दुनिया उनकी मोहताज हो जाएगी। इस वक्त आपने, मैं अब ये पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मगर ये कनेक्टेड है बहुत। देखिए, इस वक्त आपको सारी दुनिया कह रही है, बहुत बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अमेरिका का जवाल शुरू हो गया, ठीक है, ईरान की वजह से, और ये जो भी हुआ सब। जी। अच्छा, मैं इस पे आधा मानता हूँ और आधा नहीं मानता। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। अच्छा, मैं क्यों नहीं मानता? इस वक्त मेरा जैसा बंदा भी $2-3 हज़ार एंथ्रोपिक को दे रहा है महीने के, और अगर मैं $3,000 ना दूं तो अगर गवर्नमेंट मुझे बैन कर दे तो मैं पाकिस्तान से बाहर पैसे बेच के मैं हर सूरत में उसको पे करूंगा, क्योंकि काम के लिए लाजमी है, मेरा काम ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो मेरा जो कहना है वो ये है कि अमेरिका और चाइना का सुनहरी दौर आ गया। ओह। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक कहने, अच्छा इसमें ना डिप्रेशन होता है। अच्छा, पाकिस्तानी को डिप्रेशन होगा। अच्छा, पाकिस्तानी इस वक्त और मुसलमान ये सोच के खुश हो रहे हैं कि अमेरिका का जवाल हो रहा है। ये ख्वाहिश है, खबर नहीं है, ये खबर नहीं है। अच्छा, ख्वाहिश देखें, अभी मैं लंबी तफसील में नहीं जा सकता। एआई मुख्तलिफ लेयर में, सबसे नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर न्यूरल नेटवर्क्स हैं एंड सो ऑन, फिर सॉफ्टवेयर है। सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, वो खाली है इस वक्त, वो है एप्लीकेशंस की। जैसे मैंने आपको कहा, आप एक ऐसा एआई लिखिए। अच्छा, पहले 6 वाले तो नीचे कॉमन है, हाँ। वो तो हम नहीं कर सकते उसमें कुछ, वो हमारे बस का ही नहीं है काम। इवन सऊदी अरब के बस का काम ये नहीं है, क्योंकि उनके पास मैन पावर भी नहीं है। अच्छा, हमारे पास मैन पावर भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो हमारे पास डबल मसला है। तो
जो 7वीं लेयर है, केक को समझे, केक है ये, हाँ, जो Cream है। आइसिंग है, Icing है। जिसमें सब पैसे कमाए जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ये नीचे वाले में एंथ्रोपिक वगैरह ओपन एआई से बहुत कंपटीशन है, डीप सीक से ये लड़ाई करेंगे बहुत बड़ी। ठीक है। अच्छा, हम इनसे चाहिए फायदा उठाएं। हम सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ना एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे ऑटोमेटेड अकाउंटिंग, मिसाल के तौर पे पॉडकास्टिंग, ऑटोमेटेड एआई पॉडकास्टिंग, एआई अकाउंटिंग, एआई इन केमिकल इंजीनियरिंग, एआई इन सिविल इंजीनियरिंग, एआई इन बिजनेस, ये वाला जो ऊपर का लेयर है ना, क्योंकि वो नीचे इतनी लड़ाई हो रही है, ऊपर के लेयर में सारा मक्खन भी वही है, बलाई भी वही है, और वो हम कर भी सकते हैं, जिसे लास्ट माइल कहेंगे। हाँ बिल्कुल, लास्ट माइल जो है ना वो हम कर भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत अच्छे अकाउंटेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुफ्तगू भी रही है पिछले दिनों काफ़ी, कि उनके अकाउंटेंट्स को रिटेन मगर उनको भी रिटेन करना पड़ेगा। और इसी तरह इंजीनियर्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो साबिक प्रेसिडेंट थे, वो एक लंबी कहानी है, मगर वो उन्होंने मुझे बताया कि 40,000 से 1 लाख इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सही नंबर है। हाँ? तो मैं तो हिल गया। अच्छा, फिर मैंने उनसे कहा कि तो भाई कुछ करें ना, मतलब बताने से, खबर बताने से क्या होगा, मगर वो फिर उनके आपस के नहीं। तो आप जब ये एप्लीकेशन, इसको थोड़ा सा और जी, बच्चों की तरह एक्सप्लेन करें, जी, मुझे समझाएं कि ये जो आप कह रहे हैं आखिरी लेयर है, ये क्या है? अच्छा देखें, मैंने देखिए नीचे से सबसे पहले जीपीयू चल रहे हैं, डेटा आया जीपीयू में गया, अच्छा डेटा की लेयर है, फिर ऊपर से न्यूरल नेटवर्क की लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर ये LLM कहलाते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, अच्छा ये सबसे सेकंड लास्ट लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर एप्लीकेशन बनेंगे, ठीक है, वो क्या वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो देखें, अभी जो एंथ्रोपिक के ऐलान से जो मार्केट बैठी $2 ट्रिलियन गिरी बाकी सारी कंपनियों की करंट, वो क्या है कि एंथ्रोपिक ने पहली दफ़ा कहा कि मैंने AI फॉर अकाउंटेंट्स बना लिए, मैंने AI फॉर केमिकल इंजीनियरिंग बना लिए, यानी वर्टिकल मार्केट्स में। अच्छा, मुझे पता है एक आम आदमी को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मार्केट का फ़र्क नहीं पता, मगर आप इस तरह समझें कि एक जनरल पर्पस काम, मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ कि जहाँ पे खाना मिलता है, वो हॉरिजॉन्टल मार्केट है। मैं कहता हूँ सिर्फ हलीम की दुकान बनाऊंगा, ये एक वर्टिकल मार्केट है, सिर्फ बारबेक्यू होगा। मेरे सिर्फ बारबेक्यू होगा। अच्छा, पाकिस्तान वाले बारबेक्यू तो फौरन समझेंगे इनको निहारी मिलेगी। निहारी मिलेगी। अच्छा, ये जावेद की निहारी मिलेगी। हाँ, ये वर्टिकल मार्केट है। हाँ। वो कोई और खाना नहीं बना रहा, ना वो बर्गर बना रहा, ना चिप्स बना रहा, ना कुछ और कर रहा, वो कह रहा है कि महसूस कर दिया मैं एक वर्टिकल मार्केट में निहारी, जाहिद की निहारी, क्योंकि मैं जाहिद का नाम इसलिए लिया, मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने जावेद का भी ले लिया था। नहीं, वो मेरा जावेद वाला मेरा दोस्त है, अच्छा, वो स्टूडेंट है बल्कि। तो मैं ये कह रहा था कि आपको वर्टिकल मार्केट में जो भी आपकी वर्टिकल डोमेन है, देखिए अगर आपके पास डोमेन भी नहीं है फिर बड़ी गड़बड़ है। AI जनरल पर्पज AI है, ये जो अभी मॉडल है ना सारे जनरल पर्पज, सब काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है एक पर्टिकुलर काम में वो उतने अच्छे नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग। तो आपको वर्टिकल मार्केट्स में जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे देखें, पाकिस्तान फौजी कॉन्फ्रेंस बनाता है, अब मेरी नज़र में उनका प्रॉब्लम क्या है, वो पाकिस्तान में बेचने की सोच रहे हैं। अगर यही वो केलॉग सिर्फ एक चीज़ बताएं, कॉर्नफ्लेक्स, जिस तरह इटली कंप्रेसर बनाता है, दुनिया का कोई भी फ्रिज उठाएंगे ना, अंदर इटली का कंप्रेसर मिलेगा। अच्छा, इसी तरह जापान इंजन बनाता है गाड़ी के, तो सारे लोग या तो नकल मारेंगे उससे या वैसे ही काम करें। इसी तरह हमारी फौजी फर्टिलाइजर को या जो भी एक चीज़ बनानी चाहिए, मगर वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए। अगर अंदाजा करें आप केलॉग से 10% भी मार्केट ले लें तो पाकिस्तान को तो सारा प्रॉब्लम का। ताइवान चिप्स बनाता है। हाँ, अच्छा, ताइवान ने तो हद कर दी है सर, वो तो ये GPU सारे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, और आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया अभी। हाँ। ये प्रॉब्लम ये है ज़िया साहब कि हम लोग का तो सारा कंटेंट क्रिएशन का काम है। जी जी। तो कंटेंट क्रिएशन के काम के अंदर जो वीडियो और एडिटिंग और ग्राफिक्स का काम है, उसके के वर्टिकल एप्लीकेशंस तो बहुत आ रही हैं, बहुत आ रही हैं, लेकिन जो कंटेंट राइटिंग है, स्पेशली उर्दू की, जी जी, उसकी तो भाई नहीं, उसका कुछ भी नहीं है। तो आप रिसर्च तो कर लेते हैं जनरल पर्पस, लेकिन वो मखसूस स्टोरी टेलिंग की कोई वर्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। बिल्कुल, कि जो मतलब चैट जीपीटी एक जनरल आंसर देगा। मैंने सभी ट्राई कर चुका हूँ, मैंने 4-5 जो बड़े बड़े मॉडल हैं वो डीप सीक नहीं किया, लेकिन उसके अलावा सब है। तो कोई बहुत मजे का काम नहीं दे रहा है। मतलब मेरी नज़र में अभी कोई भी, मैं अगर पोस्ट चैट जीपीटी की लिखी हुई कोई ईमेल आती है तो मैं ठक पकड़ लेता हूँ कि ये चैट जीपीटी की ईमेल है, ये चैट जीपीटी, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। सो वो एक, तो आप कह रहे हैं वो मसला हल होगा अब।
अब आपने देखें सारी मैंने industry- अकाउंटिंग के लिए भी, सॉरी, हाँ। फिर मैंने अकाउंटिंग के लिए भी यूज करने की कोशिश की, इट्स नॉट दैट गुड। बिल्कुल मैंने चैट जीपीटी यूज किया, नहीं, चैट जीपीटी का बस का काम नहीं है, बस का इसीलिए काम- तो उन्होंने सब बंद कर दिया उन्होंने। इस वक्त एंथ्रोपिक इसमें सबसे आगे, और इसी वजह से उसका मार्केट अभी तो 380 बिलियन का मार्केट चला है। मुझे तो शुभ है कि एंथ्रोपिक इस साल के आखिर तक। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप हाँ। कह रहे हैं कि ये हमारे लिए अवेलेबल है, ये कैसे अवेलेबल है? क्योंकि जब हमारे पास नीचे से डेटा ही नहीं है, एलएलएम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं, हमें नीचे से चीज़ों को हाथ तो में हम लगाना है। कैसे ट्रेन हम कैसे इसके करेंगे? ऊपर हमें ट्रेन नहीं करना। इसका नया कॉन्सेप्ट आया है स्किल्स का, ये वर्टिकल स्किल्स कहलाती हैं। ये क्लाउड कोड ने इंटरनेशनल नया स्टैंडर्ड बना दिया। डीप सीक भी इसको सपोर्ट करेगा, सब सपोर्ट करेंगे। आपने मिसाल दे रहा हूँ, मैंने अपनी अम्मी से कहा शाही टुकड़े कैसे बनते हैं। ठीक है, अच्छा, शाही टुकड़े का चैट जीपीटी थोड़ी अच्छी आपको रेसिपी दे देगा कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे देगा। मैंने अम्मी के साथ बैठ के, वो जिंदा नहीं रही, अगर होती तो अम्मी के साथ बैठ के इंस्ट्रक्शन लिखनी शुरू की, इंग्लिश में, उर्दू में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। कि भाई सबसे पहले दूध उबालो, हाँ, और इसमें ये करना पड़ता है, इसमें उबालते वक्त इलायची डालना। हाँ, समझ गया, हाँ, समझ गया। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन मैंने स्टेप बाय स्टेप दे दी। अच्छा, ये चैट जीपीटी के पास भी नहीं है, एंथ्रोपिक के पास नहीं है। अच्छा, अब ये जो स्किल्स आया है कॉन्सेप्ट, ये मैंने उसको दे दी। अच्छा, अब मैंने अपने एलएलएम में वो लोड कर दिया। अच्छा, वो उसको जागेगा नहीं। अगर मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे प्यारे दोस्त शाही टुकड़े की तरकीब बताओ, और ये आइंदा रोबोट पे भी लगेगा, यही स्किल मैंने रोबोट में दे दी कि बेटा शाही टुकड़े बनाओ। उसके पास एक जगह फाइल सिस्टम में रखा हुआ है शाही टुकड़े की बनाने की स्किल। जैसे ही उसने देखा कि ये शाही टुकड़े बनाने हैं, तो उसने उसको इन्वोक कर दिया और उससे आपको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी। अच्छा, उसने अपनी इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल की। मिसाल के तौर पर उसने कहा अपना वीडियो कैमरा खोलो और मुझे दिखाओ कि तुमने दूध कितना गाढ़ा किया है, मुझे तस्वीरें दिखाओ, मैं उससे जज करूंगा। तो उसने कहा कि अभी जितना ज़िया साहब की अम्मी ने कहा था ना, उतना आपने गाढ़ा नहीं किया है, आपका दूध अभी पतला है। तो अच्छा, और अगले स्टेप में तो वो खुद ही कर रहा होगा। मगर पॉइंट मेरे कहने का ये है कि हम इस तरह की वर्टिकल स्किल्स, ओके, हम मिसाल के तौर पे रसावल कैसे बनाते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे जो वर्टिकल मार्केट्स हैं, आम कैसे खाया जाता है, मिसाल दे रहा हूँ, या कीनू कैसे खाया जाता है, एंड सो ऑन। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि पूरी हमें सबसे ऊपर की लेयर में काम करना है, हम नीचे। अच्छा, अब मसला क्या है, ये गवर्नमेंट वालों को भी समझ में नहीं आती, और इवन जो हमारे पीएचडी थे वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को इस तरफ लाना चाहते हैं कि जो हम उनसे compete करें कि हम अपने एलएलएम बना लें। नहीं कर पाएंगे, वो आप कर नहीं पाएंगे, वो सिर्फ दिमाग का। सर इसके लिए भी मुश्किल ही लग रही है मुझे, हाँ। जस्ट टू रैप दिस अप, बिकॉज सर इसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए, इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज स्केल एफर्ट चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए टू गेट दिस डन, एंड आई डोंट नो, परहैप्स यू कैन डू इट, बट आप देखिए, शायद एक और बात है, जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी, कहना है आपकी नीयत ठीक हो और आखिरी लम्हे तक कोशिश करें, बिल्कुल। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। थ्रेट नंबर 6, सब तबाह हो जाएगा, एआई दुनिया पे हुक्मरानी करेगा, इंसान गया, एग्जिस्टेंशियल रिस्क टू ह्यूमन रेस। जी, ये असल में सुपर इंटेल, मतलब बेसिकली ये फिल्म में देख के आया है ज़्यादा। फिल्म में देख के आया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये दो इसके जवाब हैं। जी, अभी नहीं, 50 साल बाद क्या होगा वो तो किसी को भी नहीं पता, कम से कम मुझे तो नहीं पता। तो एज ऑफ नाउ एआई आप उससे जो कहते हैं ना वही करती है, वो न्यूरल नेटवर्क है ना, उसको आप जो इनपुट करेंगे वैसे ही आउटपुट आएगी। तो इस वक्त तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, और अगले 10-15 साल भी ऐसा खतरा नहीं होगा। हाँ, 50 साल बाद एआई बिकम कॉन्शियस, मगर अभी तक हमने इंसानों ने तो ये भी डिस्कवर नहीं किया कि कॉन्शियसनेस है क्या, और मेरे और आप में जो कॉन्शियसनेस है वो एक्चुअली वो भी है क्या, वो है क्या, तो और वो आई कैसे, दिमाग कैसे काम करता है, हमने तो ये भी डिस्कवर नहीं ये भी नहीं पता। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि ये इस वक्त प्रीमेच्योर है, और ये मेरे ख्याल से सारे आर्ग्यूमेंट में सबसे कमजोर वाला ये है। अच्छा, हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठा हुआ होगा एआई के ऊपर, और वो उससे कहेगा कि जितने ज़िया के जैसी शक्ल के लोग हैं इन सबको मार दो, तो वो ऊपर से ढूंढ रहा होगा मुझ जैसे आदमियों को और मुझे मार रहा होगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये तो अथॉरिटेरियन रूल और ये उससे चालू, ये वाला आर्गुमेंट वो वाला नहीं। लेकिन एक लफ्ज मैंने जब रिसर्च करा था तो एक लफ्ज सुना कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड सुपरवाइज्ड एआई एंड अनसुपरवाइज्ड। नहीं, वो तो ट्रेनिंग के वक्त। अच्छा, अब तो सब सुपरवाइज्ड ही है। अच्छा, अभी आप ये प्रॉम्प्ट से कनेक्टेड है ना, इस वक्त जो अनसुपरवाइज्ड एआई नहीं है। नहीं, अनसुपरवाइज्ड ऐसा अच्छा, अब है, मिसाल के तौर पे जो ओपन क्लॉ है,
इस वक्त चाइना में आग लगी हुई है। पाकिस्तानी यहाँ बैठ के, क्या कहूँ मैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। कह दिया आपने। एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। इस वक्त चाइना में ओपन क्लाउड के सेमिनार्स हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम जमा कर रहे हैं, और लाखों लोग अपने घर पे छोटा सा कंप्यूटर सस्ता वाला लगा के उस पर ओपन क्लाउड इंस्टॉल करके वो आपकी ईमेल, अच्छा मगर वो सब आप खुद उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जब ईमेल आए तो चेक करो, उसका जवाब सजेस्ट करो, और जब आप सुबह 7 बजे 8 बजे उठे, जो सारी रात को ईमेल आई है वो जमी हुई, आपने उन सबको 1 बाय 1 देखते गए, जो जवाब सजेस्ट किया या तो उसको एडिट कर दिया और आपने ओके करते गए, तो वो आपसे पूछे बगैर कुछ काम नहीं करता। तो ये कहना कि वो खुद ब ऑटोनमस नहीं, इसको कहते हैं FTEs, फुल टाइम इक्विवेलेंट्स। ये नया किताब भी हमारा मेन थीम यही है। वो फुल टाइम इक्विवेलेंट्स क्या है कि जो इंसान अगर 40 घंटे काम करता है ना, तो AI तो 24/7 काम करती है, तो फुल टाइम इक्विवेलेंट्स ऑफ ह्यूमंस। तो फुल टाइम ये इस वक्त भी सबसे सस्ते में आप घर पे ओपन क्लाउड अपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल करें, और हर ऑफिस में तो ये होना ही चाहिए। क्यों? अभी आपके ऑफिस में 50 लोग हैं, वो किसी वक्त भी कोई छोड़ के चला जाएगा, आप क्या कर लेंगे? देखो ठीक है, और वो अपनी नॉलेज भी साथ ले जाएगा। ठीक है। अब आप उसके बाद 6 महीने लगाएं वापस उस पॉइंट पे पहुंचने में, ठीक है। तो आपके पास ऑफिस में अपना ओपन क्लाउड होना चाहिए। बहुत फ्री है यार, ओपन सोर्स है। और आपका छोटा, इस वक्त अमेरिका में और चाइना में तो मैक मिनी की इतनी डिमांड बन गई है कि मार्केट में मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो छोटा सा होता है ना। तो वो आइडियल है, आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और उस पर ओपन क्लाउड लगा लिया। मगर आप ये पुराने अपने कंप्यूटर भी कर सकते हैं। ओपन क्लाउड आप बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा समझाइए ये करेगा क्या? अच्छा देखें, करेगा क्या? वो ईमेल से कनेक्टेड है, आपकी जीमेल। सॉरी बड़ा मैं सवाल है, आपके ईमेल से कनेक्टेड है, हाँ, आपके व्हाट्सएप से कनेक्टेड है। ठीक है। आपको जैसी ईमेल आएगी, मैं छोटा वाला सिनेरियो ले रहा हूँ, जैसी ईमेल आएगी आपको व्हाट्सएप पे कहेगा कि ये ईमेल आई है। हाँ, ये कोई बॉट है? जी बॉट, वो नहीं, कुछ भी नहीं है। चैट GTP से आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो जवाब देता है, क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब देता है। ओपन क्लाउड ये एक साइकिल है, वो जहाँ चारों कनेक्ट कर देंगे, वो सब जगह से डेटा कलेक्ट कर रहा है। हाँ। और आपने जो इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, हाँ। जैसे ये इंस्ट्रक्शन है कि ईमेल का जवाब दो, मगर मुझसे पूछ लेना भेजने से पहले, तो वो ईमेल का जवाब देगा। अच्छा, ये भी प्रायोरिटाइज करेगा 1 to 10 के स्केल पे। देखें, ईमेल तो ज़्यादातर जंक आती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जाली होती हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको पुराना देखते हुए वो प्रायोरिटाइज भी करेगा। किसका जवाब दिया था? अच्छा नहीं, फर्ज करें आपको किसी CNN का फोन आ रहा है, तो आप क्या चाहेंगे? रात के 3 बजे भी जगा दिया जाए आपको, ठीक है? हाँ, अब ये पहले तो इस वक्त तो कोई ऐसा नहीं है कि जो कर सके। ओपन क्या करेगा? रात को 3 बजे उसने देखा कि CNN के आपको ईमेल रिसीव हुई है कि सर ईरान के मौजू पे बात करनी है आपसे। आपने उसने जैसे ही देखा ना, आपको 3 बजे भी घंटियां बजाना शुरू कर देगा, आपकी मोबाइल फोन घंटी बजाएगा कि बेटा तैयार हो जाओ। सो बेसिकली इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर। जी, सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर जो कि आपके लोकल मशीन पे चल रहा है, लोकल मशीन पे, और वो सब चीज़ों से कनेक्टेड है। वो सब चीज़ों से कनेक्टेड है। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी एक और, मतलब एक जो हमारा प्रॉब्लम है, हाँ, कि हम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कोई HR एडमिन हेड नहीं है, तो वो अब लोग कब आ रहे हैं, कब जाते हैं, ये सब HR का डेटा, किसकी कितनी एब्सेंसेस हो गई, ये हम एक सिस्टम पे उस इनपुट के साथ, बल्कि जो अप्लाई भी कर रहे होंगे उनको भी इवैल्यूएट करके। चलें, ये तो पॉडकास्ट के बाद मैं आपसे समझूंगा कैसे होगा। ये मुझे फॉरेन काम की चीज नजर आ गई है। नहीं, ये तो फॉरेन, क्योंकि इसमें हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमको किस डेट को करना है, कोई भूल गया, कोई आगे पीछे हो गया, हर महीने चीजें इंसान कर ही नहीं सकते। तो ये तो बड़ा ही जबरदस्त काम हो गया। जी। सो एनीवे, लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, कैन AI बी टर्न ऑफ? जी ऑफ कोर्स यू कैन टर्न। वो आप कुछ भी नहीं करें, अपने कंप्यूटर बंद कर दें, खत्म हो जाएगा। अगर क्या कहते हैं, अच्छा ये हमारे जहन में ना वो टर्मिनेटर वाला है, टर्मिनेटर वाले जहन में है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन अगर AI के प्रॉम्प्ट्स में ये चीज़ डल गई, अगर ट्रेन हो गया कि जब तुम्हें बंद किया जा रहा हो, एक सर्टेन प्रोटोकॉल मीट किए बगैर तुमने बंद नहीं होना, अगर उसको इंस्ट्रक्शन दे दी गई, अच्छा, तो फिर वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। अच्छा, इसमें भी ना वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अच्छा, अब AI को कोई ऐसी चीज नजर आ गई, कोई एक एक्सीडेंट, वो कहते हैं ना कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया, हाँ। तो वो AI उसमें, उसको तो नहीं पता होता कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन आप ह्यूमन है, आपको पता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप इंसानों के पास ना बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि सारा हम उसको AI को सपोर्ट तो हम ही कर रहे हैं ना। अब वो AI क्या, बिजली घर की बिजली भी आपने फर्ज कर अपनी
इतनी से घर में अगर आपकी चल भी रही है और आपने ये इंस्ट्रक्शन भी दे दिया कि बेटा बंद नहीं होना, आप जाके अपना मेन स्विच बंद कर देंगे बिजली का, हाँ ठीक। तो कहने का मतलब है फॉल बैक सिस्टम बहुत सारे हैं इंसानों के पास। एज ऑफ नाउ आज से 50 साल बाद कैन बी टर्न्ड ऑफ, आज से 50 साल बाद क्या होगा, मगर इस वक्त ऐसा कोई नहीं है। मतलब बटन बंद किया जा सकता है। ओके, इस वक्त किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट सर, ये बड़ा मुझे अपने भतीजे भतीजियों से छोटे सारे जेनजी परेशान है, कह रहे हैं ये आप लोग एआई से इमेज बनाते हैं, इस पे कितने दरख्त कट गए, इस पे 1 लाख दरख्त काट दिए गए और आप ये इतना पानी ज़ाया हो गया, ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, गोरे के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में मैं नहीं मानता, क्योंकि इन्वायरमेंट तो पहली तबाह है। ये वही वाली बात है कि हमें कार्बन सारा निकालते हुए मसला हमारे साथ। अच्छा, ये अमेरिका में तो ये वैलिड रीज़न है। देखें, अमेरिका में इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए ना एनर्जी है ना पानी है, अमेरिका में भी नहीं है। तो अमेरिका की जो एंथ्रोपिक वगैरह है, इन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है ओपन एआई ने न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो बंद हो गए थे ना, खोले उनको दोबारा खोले। तो क्योंकि अच्छा, तो इसमें मसला है। फिर दूसरा मसला ये है कि पानी का मसला है, ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए। अब उसके लिए भी तरकीब निकाल रहे हैं कि समंदर के तय में ये डेटा सेंटर बनाए जाएं ताकि वो ठंडा होता रहे। पानी गर्म कर देंगे समंदर का फिर ग्लोबल वार्मिंग, उससे कोई बारिश हो जाएगी, कोई एल नीनो हो जाएगा। पॉइंट ये कि ये हम एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हुए फिक्र ना करें, हम इसकी फिक्र ना करें, क्योंकि हमने अगर देखा जाए ना, सिवाय अपनी शायद इंडस डॉल्फिन भी 2-4 ही छोड़ दी होंगी, हिरन तो हम सब खा गए। तो हमारे लिए आप इतने अपने दिमाग में जोर मत डालें लेकिन बट द थ्रेट इज नहीं, पाकिस्तान में ये इशू नहीं है इस वक्त, बट द थ्रेट इज रियल, मगर ग्लोबली ये है। और सर लेकिन अगर ग्लोबली मसला होगा तो पाकिस्तान में इफेक्ट तो होगा ना। मौसम तो पूरी दुनिया का होता है। अभी मार्च में आपने बारिश देखी कैसी हुई कराची? मगर अब क्या हो रहा है, जैसे एनवीडिया ने जो अभी नया बिल्कुल ऐलान किया है जीपीयूज का, हाँ, वो कह रहे हैं कि 1/6 या 1/8 ऑफ द पावर खाएंगे जो पुराने वाले हाँ, जीपीयूज हैं। उसने बात की, वो जो टेराफिब कोई लॉन्च किया इलॉन मस्क ने, वो कह रहा है 1 टेरावाट ऑफ पावर। नहीं, अब तो जो डेटा सेंटर है ना, वो नाप ही जाते हैं कि कितनी पावर खाते हैं। तो वो अच्छा, तो टेरावाट, आई डोंट इवन नो व्हाट दैट इज। नहीं, कोई हम ऐसी फिगर है जैसे $1 बिलियन हमने कभी देखे नहीं ना, इसी तरह टेरावाट भी हमने कभी देखा नहीं। हमारे यहाँ तो 50-60 मेगावाट पे ही काम हो जाता है। तो खैर, पॉइंट मेरे कहने का ये है कि बिजली और पानी का ये मसला है, मगर फिर एक और बात सोचें, फिजिकल ह्यूमन बीइंग, मेरे जिंदा होने की पाकिस्तान पे एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, वो भी बहुत हैवी है। अगर गौर से थे ना, इंसान जो है ओवर पॉपुलेशन की बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कहने का मकसद है कि ये इशू है, इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो कहीं सर ऐसा ना हो ना कि ये जो 2-3 बड़े मुल्क हैं जिनके पास ये पावर, वो कह रहे हैं यार देखो यार, ये दुनिया की ये जो 8 अरब आबादी है ना, ये 4 अरब तो बिल्कुल फजूल लोग हैं। ये 4 अरब लोग फजूल हैं, इनको मारो, खत्म करो यार, इनकी एनर्जी पानी बचेगा। लड़ाई क्यों हो रही है? एनर्जी पे लड़ाई है ना। वेनेजुएला पे क्यों घुस रहे हैं, क्यूबा पे क्यों घुस रहे हैं, एनर्जी की नहीं, मतलब ये रियल है ना। फिर बात रियल है ना, कि जैसे फिर तो आप वो मार्वल की मूवी में जो वो बजाता है, वो थैनोस और आधी दुनिया को उड़ा देता है, कहता है कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। तो अमेरिका में 12 साल रहा हूँ, मेरा ये ख्याल था कि एवरेज अमेरिकन जो है ना, उसको इंसानियत की फिक्र है मगर ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं नहीं। अच्छे लोग तो होंगे, हर जगह होते हैं, मगर जो ऊपर वाले हैं वो उनकी सुन नहीं रहे। अच्छा सर, ये तो बात यानी कि रियल है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट चल रहा है, एक खतरा रियल है, एक नहीं है। सर एक बहुत बड़ा चीज़ जो मुझे हिट की पिछले ज़माने में, ये पहले तो मे वाली वॉर में मैं देखा था, इंडिया पाकिस्तान वाली, और अभी देख रहा हूँ ईरान की वॉर में भी। सर एक वीडियो आती है, एक बिल्डिंग पे बम गिर रहा है, बिल्डिंग तबाह हो रही है। सर एक आम आदमी को कैसे पता चले, या एक सदर खड़ा होकर एक स्टेटमेंट दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, सर लेकिन वो एआई है, वो फेक है, वो रियल है ही नहीं। ये तो मतलब ये तो तबाही है सर, ट्रस्ट का मतलब मफकूद हो गया, मतलब और ये कैसे पता चलेगा कि ये टॉम क्रूज है? मतलब एक मैंने वीडियो देखी, जी। मैंने कहा कौन सी फिल्म है, मैंने को ट्रेस किया, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा था कि किसी फिल्म में टॉम क्रूज और मार्क वॉलबर्ग साथ हैं या मैट डेमन साथ हैं। मैंने कहा कौन सी फिल्म है? वो फिल्म ही नहीं थी, वो एआई पे किसी ने बनाया हुआ था। देखिए इस वक्त हमारे, देखिए ना, आपको पता है ज़्यादातर पाकिस्तानी ईरान के साथ हैं। हाँ, मेरे ख्याल से 90% होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वो बड़ी खुशी से जो भी अमेरिका की तबाही दिखाई जाती है ना, उसका वीडियो शेयर करते हैं। वो झूठ होती है अक्सर। अच्छा, वो ज़्यादातर झूठ है,
मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ने बहुत अच्छी लड़ाई नहीं की है, मगर जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर उनका डूब नहीं गया है, हमने डुबा दिया। हाँ। सर व्हाट्सएप पे आपके एक अंकल आपको भेजेंगे, अरे देखो तबाह हो गया अच्छा, और आप वीडियो देख कर शक होने लगता है कि शायद ये सही हो, रियल हो, आप चेक करते हैं। हाँ। तो पॉइंट ये है कि ये बहुत बड़ा इशू है सर ट्वीट्स, ये तो अच्छा पहले तो ये पिक्चर्स तक था सर, हम कहते थे अब पिक्चर, हम किस तरह बिलीव करते थे इस चीज को, वीडियो दिखाओ, हाँ, यही कहते थे ना। अब तो कोई मसला नहीं है, मगर अब ये भी अच्छा है कि आप तो नहीं, मैं अगर किसी तरह किसी गलत काम करते हुए पकड़ा जाऊं, हाँ। तो मैं फौरन क्लेम कर दूंगा कि ये तो एआई जनरेटेड है। तो अब वो क्रेडिबिलिटी वीडियो की खत्म कराते रहे फोरेंसिक। अभी देखे ना, ये जो खबर आई थी कि नेतन्याहू को मार दिया, हाँ। तो 3 दफा उन्होंने वीडियो रिलीज किए, और एक दफा तो वो नजर भी आ रहे थे कि एक में तो 6 उंगलियां नजर आ रही थी। सर पता नहीं कितनी उंगलियां थी, लेकिन मसला कहने का ये है कि अगर एक बात मेरे बारे में किसी ने गलत वीडियो बनाई, फेक एआई, और वो रिलीज कर दी, और इनफ लोगों ने इस बात को सच मान लिया, तो मैं कैसे साबित करूंगा कि ये सच नहीं है? आपको पता ही है, बीच में अफवाहें उड़ रही थी कि हमारे जो जी पॉलिटिशियन हैं जो जेल में है इस वक्त, वो उनके बारे में वीडियो बन रही है, हाँ, फेक, बिल्कुल, ये बहुत खबर आई थी। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि ये बहुत बड़ा, अब तो मुझे लगता है अभी भी गवर्नमेंट के महकमे होंगे ये फेक वीडियो बनाने के, और ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने तो बना भी लिया है। जी प्रोपेगेंडा, हाँ, प्रोपेगेंडा करने के लिए कि आप किसी से भी कुछ करवा दें, और इस पे उस बंदे को खुद भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने रिकॉर्डिंग कराई है। सऊदी अरेबिया और कतर की जो 2017-16 की पहला जो एक फड्डा हुआ जी, उसकी बुनियाद एक फेक न्यूज थी जी। सो ये तो जंगी हो जाएंगी सर, तलाकें हो जाएंगी। बिल्कुल। शौहर की वीडियो बना के भेज दी किसी ने, उसके साथ डेट पे बैठा हुआ है फलाना लड़की के साथ। बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसका सोल्यूशन एक ही है, एआई को इस्तेमाल करें डिटेक्ट करने के लिए। इस वक्त ना लोग क्या गारंटी कर रहे थे, इसमें ना सबसे सच्चा जो बोलता है ना वो ग्रॉक है। अच्छा, जो LLM है ना, और वो थोड़ी सी लगी लिपटी नहीं रखता। तो आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी वीडियो आए या कुछ आए, ग्रॉक में डाल के पूछें कि ये फेक है या ओरिजिनल है। लेकिन आप ग्रॉक पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, अगर आपको ग्रॉक नहीं चाहता, फॉर एग्जांपल आपने इलॉन मस्क को पिस ऑफ किया हुआ है, नहीं, इलॉन मस्क तो वो कर देगा ये, आप बिल्कुल सही है। अच्छा, बल्कि वो मुसलमानों से तो ज्यादा ही सर उसको पता है वो कितनी मोहब्बत है उसको। अच्छा, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस वक्त क्या करता हूँ, मैं जब ऐसे कुछ आता है ना तो मैं 6 पे डालता हूँ, 3 चाइनीज 6 LLMs को इस्तेमाल करता हूँ पैरेलल में। मेरे पास 6 ब्राउजर के टैब खुले हुए, उसमें जो 3 आपने नाम लिए अमेरिकन और 3 चाइनीज़, आपको मिला के, और आइंदा आइडियल तो ये हो कि पाकिस्तान का हो, मगर वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है, और मुसलमान कंट्रीज का भी होना पॉसिबल नहीं है। सर तो ये तो जिया खान साहब है ना, आप तो चीते हैं ना इस काम के। ये काश ऐसा होता। सर अब्दुल रशीद साहब जो टैक्सी चलाता है, जो खानसामा है, जो ड्राइवर है, वो तो बढ़ गया। नहीं, वो तो कंटिन्यूसली वो शेयर करता रहता है, जैसे ईरान ने तबाही मचा दी। सर उसको आपको थोड़ी कन्विंस करना है, आप बोलते रहे झूठ है। मैंने 9 लाख लोगों को 9,99,999 लोगों को कन्विंस कर लिया, आप ना माने। नहीं उससे सर तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां तालीम का, कमी है, क्रिटिकल थिंकिंग की, क्वेश्चनिंग माइंड की इतनी कमी है, तो हम तो मोस्ट सस्टेनेबल। आपके बारे में कोई भेज दिया कि आपने प्रो इसराइली बयान दे दिया, बस तो आपके पीछे तो आपके घर वाले भी पड़ जाएंगे तो क्या किया। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, इसका क्या हल है? इसका हल वही है कि आप चेकिंग करें, मगर आम आदमी पे उसको ये बताना पड़ेगा कि जो इंटरनेट पे चीज़ है वो सच नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आपको दिमाग में ट्रेन करना पड़ेगा कि आप सस्पेक्ट करें हर चीज़ को। सर लेकिन क्या ये हम वापस एडिटोरियल गेट कीपिंग के दौर में नहीं जाएंगे, जहां हर एक को इंडिविजुअल खुद करना पड़ेगा, वरना आप कैसे रोकेंगे? नहीं, लेकिन फिर क्रेडिबिलिटी तो एक स्केर्स चीज़ हो गई, वैल्यूबल चीज़ हो गई। जो चीज़ स्केर्स होती है जी वो वैल्यूबल हो जाती है, तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस जी आप देखिए वैल्यूबल नहीं हो जाएगी। ये पुराने ज़माने में यही हो रहा था। क्या हो रहा था, आप जितने भी आपने कभी घर बनवाना हो ना, तो आपको जो ठेकेदार हायर करेंगे 90% चांस है कि उसकी दाढ़ी होगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, वापस जाना पड़ेगा। हाँ, आप 90% चांस है कि उसकी दाढ़ी हो। वो दुकानदार, हाँ, वो आपको अपनी दाढ़ी से ये कह रहा है कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, मैं नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ और अल्लाह का मानने वाला हूँ, तो मेरी बात पे ट्रस्ट। अलग बात है कि उन्होंने उसको दाढ़ी रख के भी क्या अब्यूज कर लिया ना। वो ये बात नहीं है कि सारे दाढ़ी वाली चोर हैं, सारे चोरों ने दाढ़ी रख ली है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्या कहते हैं, इसी तरह हमें ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके जो सोर्सेज ऑफ न्यूज़ हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, आपको पता है, वैसे भी कंप्रोमाइज्ड हैं, और फिर एआई के साथ तो डबल कंप्रोमाइज्ड हैं। हमें तो अब ये भी नहीं पता कि CNN ही जाली बना के डाल रहा हो। हम कैसे पता करेंगे? यही तो मसला है। हमें देखें, फिर वही है, अगर आपका लॉजिकल दिमाग नहीं है ना,
मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वीडियो आया कि फोर्ड जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डूब गया, उसको 2 मिसाइल लगे और डूब गया, और वीडियो भी ठीक ठाक ही लग रहा था, दूर से लग रहा था, मगर धुआं का, मगर वॉर में तो दूर से ही आता है वीडियो। मगर मैंने ये सोचा कि अगर ये हुआ होता तो इसका मतलब है 10,000 आदमी मर गया, और जब 10,000 आदमी मर गया तो ये सिर्फ एक मेरे पास न्यूज़ नहीं आ रही होती, ये तो इस वक्त मेरा सारा दोस्तों के सब पूरा दुनिया पागल हो गई। लॉजिकल थिंकिंग, एक तो लॉजिकल थिंकिंग है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज भी है। जैसे जब पाक इंडिया वॉर के दौरान एक फाइटर जेट को दिखाया गया कि वो बमबारी कर रहा है इंडिया पे, तो उसमें वो ट्विन इंजन जेट था। और हमारे एक दोस्त ने बोला पाकिस्तान के पास ट्विन इंजन जेट्स है ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। अब इस तरह की नॉलेज, बिल्कुल, या तो आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो, तो हमें ना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की, जब भी आपने देखा आप जैसे लोगों की वैल्यू बहुत बढ़ गई है इस नए दौर में। वो कहेंगे अगर सर कह रहे हैं ना तो ये सही होगा, हमें किसी से रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो सर, एआई के ज़माने में भी, टेक्नोलॉजी के कटिंग एज के ज़माने में भी क्रेडिबिलिटी और सच की कीमत और महंगी हो जाएगी। और जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय क्रेडिबिलिटी के। अगर रेपुटेशन नहीं है आपकी, मैं हर वक्त बच्चों को पहली बात बताता हूँ, अगर आपकी, जैसे हमारे नबी को हमने क्यों नबी माना, पहली बात क्या की, अगर मैं बोलूं पीछे से आ रहे हैं, सफा मरवा पे खड़े होके क्योंकि कि पीछे से फौज आ रही है, यकीन करोगे? हाँ, सादिक हैं और अमीन है ये सर। लेकिन मसला आ गया इधर सर, ये जो सारे टेक फाउंडर्स हैं ये तो पेडोफाइल्स हैं। सब तो नहीं है मगर हाँ। मतलब सर इनकी कोई मतलब, लुक एट देयर मोरालिटी, लुक एट देयर रेपुटेशन, लुक एट देयर ट्रस्टवर्दीनेस। ये तो असफला साफलीन लोग एआई को चला रहे हैं। ये सैम ऑल्टमन झूठा, इलॉन मस्क मॉरली करप्ट, रेसिस्ट, सर बिल गेट्स, एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम है। सर ये तो सारे सबसे बदतरीन लोगों के हाथ में खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी आ गई है जी। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, देखें अगर यही बात हम पाकिस्तान में भी कहें ना सिर्फ फर्क एक है, एप्स्टीन इंटरनेट पे, सच कह रहे हैं अफसोस, और पाकिस्तान में मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आपको एक बताएं, पाकिस्तान में जो टॉप 100 लोग हैं इस वक्त, उनके बारे में ये कहें कि जो एप्स्टीन हरकतें करता था ये करेगा, आपको क्या लगेगा कि हो ही नहीं सकता ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं सोचूंगा कि ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैं इससे बुरा हो रहा होगा। हाँ, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हमारे ये फैमिली शो है, मगर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हमारे हालात उनसे भी ख़राब हैं। हाँ, नहीं वही हो गया ना, अपने मुल्क से लेकर देखिए वो तो हैं, वो तो हमारे मुल्क पे तो हम बात करते ही रहते हैं। वो नहीं, कैसे अच्छी बात क्या हुई है, वो अभी किसी ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कि इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना वो 3 दिन में तबाह कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो लोगों ने अभी भी, अमेरिकन और ज़्यादातर ने ईरान की बात पे एतबार किया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए एक जो विक्ट्री है ईरान की, एक बहुत बड़ी विक्ट्री इस वक्त ये है, वो मॉरल विक्ट्री है कि वहाँ पे अली लारेजानी जैसे लोग खड़े हुए थे, पीट हेक्सत लोग जैसे आदमी के सामने। अली लारेजानी इमानुएल कांट का स्कॉलर, मुफक्कर, थिंकर, मॉडरेट, पढ़ा लिखा मॉडरेट आदमी, इल्मी आदमी, और उधर जाहिल एक हाइपरबोली वाला, एक एक्सेंट्रिक बावला किस्म का इंसान जो चिल्लाता रहता है, वो खड़ा हुआ था। सो यही तो फतह हुई है ईरान की, ईरान की परसेप्शन की फतह हुई है। लेकिन सर मैं फिर वापस आ रहा हूँ, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बहुत ज़्यादा। और इसमें मीडिया जो है ना पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप भी शायद, मैंने तो पिछले 4 साल से कोई टीवी पे पाकिस्तानी चैनल देखा ही नहीं है, कोई भी नहीं देख रहा, मतलब एक दफ़ा भी नहीं देखा। तो मसला कहने का ये मसला है, ये खतरा है। नहीं, मगर ये एआई के साथ तो ये डबल हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, एआई के साथ तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तो है ही कोई 8-10 लोगों के हाथ में, और वो 8-10 लोग उन लोगों के हाथ में जो लोग अच्छे लोग नहीं है, बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है। कोई वलीउल्लाह मुत्तकी, कोई जुनैद बगदादी टाइप का आदमी नहीं है वहाँ, कोई इब्ने खल्दून, इब्ने सीना के तकवे वाला आदमी नहीं है वहाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सब मॉरली करप्ट लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ खेलकूद कर रहे हैं। नहीं, वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये, मैं तो उसको बात बढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, हर जगह कैपिटलिज्म की। मर्डॉक क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, रूपर्ट मर्डॉक, बिल्कुल ठीक है। वो कल मेरी बेगम ने मुझसे अचानक सवाल किया, मैं वॉरेन बफे को बड़ा कोट करता रहता हूँ। रात को मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने कहा वॉरेन बफे ने ये बोला, तो उसने बोला डिड ही गो टू एप्स्टीन आइलैंड? मैंने कहा नो ही डिडंट। मैंने कहा, तो बड़े चंद लोग हैं इस तरह के, बड़े चंद लोग हैं सर। दैट जिस कैपिटलिज्म पे हम आ गए थे, और ये आपका जो नवा खतरा आपने
क्रिएट किया, बताया हुआ है अपने वेबसाइट पे, उस पे आ जाते हैं। इलॉन मस्क की नेटवर्थ कहीं मैंने पढ़ा $600 बिलियन हो गई है, इज दैट करेक्ट? 6 से ज़्यादा कह रहे हैं, पहला ट्रिलियन होगा ह्यूमन हिस्ट्री में। चले 700-800 बिलियन डॉलर्स। सर ये पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से 2 गुना ज़्यादा है। जी जी पाकिस्तान की इकोनॉमी $400 अरब है जी जी। और अकेला इलॉन मस्क की मार्केट वैल्यू $800 बिलियन है। जी जी। ये पागलपन है सर। इतनी दुनिया की पैसे, इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है इन द हैंड्स ऑफ, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तो अब तो इनके पास, पहले तो पैसा आ रहा था सिर्फ, अब तो ताकत भी आ रही है। पैसा और ताकत चंद हाथों में जमा हो रहा है। जी जी। ये उसी सवाल से लिंक्ड है जो पहले किया। जी। ये तो अच्छा दुनिया, हाउ कैन इट बी गुड फॉर द वर्ल्ड? इट कांट बी स्टॉप्ड। वो क्या है, अगर मैं नालायक हूँ इस नई दुनिया में ना, मैं ये कहूँ कि इलॉन मस्क के पास 800 मिलियन है, ज़िया खान के पास भुंटा है, तो भाई ज़िया खान नालायक हैं तो शिकायत किस बात की? अच्छा ठीक है, वो थोड़ी गड़बड़ भी करते हैं, तो पाकिस्तानी क्या, हम लोगों को तो चोरी करनी भी सही नहीं आती, हम क्या चोर नहीं हैं? हैं? तो हम लंदन में फ्लैट बना लेते हैं, हाँ। हम दुबई में प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। अच्छा ठीक हम है, rent हमारा seeking से जो बाहर नहीं लेवल आ है, रहे, हमारा हम रेंट जो- सीकिंग से ही बाहर नहीं आ रहे। हम जिस चोरी का लेवल है, सिर्फ सवाल ये है कि पॉइंट मेरा कहने का ये है, इस नई दुनिया में इलॉन मस्क को आप जो भी कहें, मैं उसका कोई फैन नहीं हूँ, मगर जिस तरह उसने रिस्क टेकिंग की है और जिस तरह डिलीवर किया है, बहादुर आदमी है, हाँ बुरा आदमी है लेकिन बहादुर है। हाँ, तो दुनिया, पॉइंट मेरा कहने का, इसी तरह अगर हमें भी, इसका तोड़ ये नहीं है कि हम इलॉन मस्क को गालियां दें और कहें कि उसके तोप में कीड़े पड़े हैं? तो सर बचपन से चल रहा हूँ, या अल्लाह इसराइल को बर्बाद कर दे, है वो जो हमारे मौलवी साहब जुम्मे की नमाज में, या अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर दे, वो हमें तबाह बर्बाद किए चला जा रहा है। नहीं, वो तो उससे भी आगे की बात है। हम, वो खुद तो नहीं बेचारे, मगर उनके जो बुजुर्ग हैं वो मिले हुए हैं। समझ गया, बुजुर्ग सब मिले हुए हैं। वो ईरानी बड़ा मजे का जुमला बोलते हैं, बुजुर्ग शैतान। सर लेकिन ये इकबाल के 2 शेर हैं। जी जी। एक, मैं जब मस्क को देखता हूँ ना, स्पेस एक्स प्रोग्राम को, मैंने कहा यार इकबाल ने शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। बिल्कुल सर सितारों पे कमंद तो डाल रहा है वो, बिल्कुल। नासा से नहीं बना रिटर्नेबल रॉकेट, उसने बनाया। दूसरा हमारे लिए इकबाल का शेर था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। जी। ये जो हमारे ऊपर अंधेरा छाया है सर 600-700 सालों से, बिल्कुल। कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको कि हम कहीं से कोई निशत सानिया होगी, कोई अवेकनिंग होगी, कोई रिवाइवल होगा? और क्या, हमारे पास एक स्कॉलर आए, बॉस्टन के इमाम है आसिफ हिरानी जी। मैंने उनसे एक सवाल किया, वो 17 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे, अभी वो 30 साल से अमेरिका में। मैंने कहा क्या वजह है कि अब इस्लामिक कंटेंट भी जो अच्छा क्रिएट हो रहा है वो अमेरिका, बरतानिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के स्कॉलर्स क्रिएट कर रहे हैं? जी जी। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। उन्होंने बोला जो कॉलोनाइजर्स होते हैं, जो इंपीरियल पावर्स होते हैं, उस कौम का माइंडसेट अलग होता है और महकूम कौमों का माइंडसेट अलग होता है। जो इंपीरियल नेशंस होते हैं उनके आम बच्चा भी एक डोमिनेंट ओपन माइंड के साथ ऑपरेट करता है, और जो महकूम लोग होते हैं उनके बच्चे भी महकूम और ग़ुलामी के माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इस्लाम को वो जो कहते हैं पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो क्या सिलिकॉन वैली से कोई? देखें, आप इस तरह सोचें, मैं इस पे, मेरी और आपकी सोच, मैं आपके जब प्रोग्राम देखता था बहुत ज़्यादा मिलती भी है। 100% तो कोई इसी की भी नहीं मिलती, मगर 95 मिलती है। वो क्या है, देखें हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस वक्त आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं तकरीबन सारे मदरसों में गया, मैं नाम नहीं लूँगा, सही, और बहुत बड़े बड़े मदरसे। मैंने उनसे कहा, मेरे पास जो कि पैसे थे भी नहीं, मैंने कहा कि सर मैं एक दिन उनको खाना भी खिलाऊंगा, अपने खर्चे पे पढ़ाऊंगा भी, सब कुछ अपने खर्चे पे, आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा पैसे का तो कोई मसला ही नहीं। क्या भाई आप क्या समझ रहे हैं, पैसा नहीं है हमारे पास, अनलिमिटेड। अच्छा सबने जन्नत में जाना ना। मेरी बहन डॉक्टर बारी के साथ काम करती थी, मैं पहले सिलानी के साथ काम करता था, तो मैं बहन को मजाक में कहता था कि तुम देवबंदी जन्नत बेच रही हो और मैं बरेलवी जन्नत बेच रहा हूँ। अच्छा, तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि जो हमारे उलमाए कराम हैं, मैं क्यों नहीं करा सका, एक मदरसे में मैं अभी तक नहीं करा सका हूँ, और ये बड़ा अच्छा मौका है
देखिए ये ऐसी चीज़ है, मैं आपसे सुने भाई सब, मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, सारे बड़े बड़े उलमा, प्लीज जरा सुनिए ज़िया खान साहब की ये बात। अच्छा, मैं कोई लल्लू पंजू, मैं तो लल्लू पंजू ही हूँ, मगर मैं आरिफ अलवी का नुमाइंदा था, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, फिर भी मेरी किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, शायद इसी वजह से नहीं सुनी। ये भी हो चले, आप बताइए क्या हुआ। मैं सब जगह गया, उनसे कहा कि जो भी होगा ना भाई, मुझे अपने आप पे तो भरोसा होता है, मैं कुछ नहीं, 24 घंटे तो पढ़ा ही सकता हूँ, आधा घंटा वहीं सोऊंगा, पढ़ाता रहूँगा। किसी एक ने भी, क्यों किसी ने भी मना नहीं किया। जो मैं और आप अभी आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फोर्सफुली भी, और उन लोगों को बोलना भी आता है, ज़्यादा अच्छा बोल रहे थे। मगर वो ये कहते हैं कि हमारे कुछ बुजुर्ग सोचते हैं कि ये सारी शैतानी तालीम है। जैसे मदरसे तो बहुत पहले से बने हुए थे इंडिया पाकिस्तान में, देवबंदी बरेलवी ने नोबेल प्राइज़ विनर तो कोई नहीं निकाला ना, है? वो क्या करते रहे, जिसको, जबकि मेरे तो एक रिश्ते के दादा थे, वो तो रेक्टर थे देवबंद के, तो मैं देवबंद के या बरेलवी के खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने नकली उलूम पे तवज्जो दी ना, ट्रांसमिटिव साइंसेस। अच्छा, उन लोगों ने, ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक सुनती है इनकी, वो आपकी नहीं सुनेगी। 10% सुन भी लेंगे आपके। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तफहीमुल कुरान और मौलाना मौदूदी से ज़्यादा मुतासिर हैं, डॉक्टर असरार अहमद से, और इस ग्रुप से ज़्यादा मुतासिर हैं, क्योंकि एक मॉरल लीडरशिप भी होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा, वो मैं और आप तो नहीं है ना वो मॉरल लीडरशिप के, हम थोड़ी सी बातें कर सकते हैं, उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा, और ये कन्विंस ही किया जा सकता है, कोई ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकता। अच्छा, गवर्नमेंट ये चाह रही है, मगर उलमा को उनकी नीयत पे गवर्नमेंट की शुबा है कि उनको बंद करने के चक्कर में है, और जो कि उनको सही भी है कि अमेरिका के कहने पे या यहूदियों के कहने पे उनको लगता ही है, तो वो उनकी भी नहीं सुनते। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट की सुने, उनको जदीद उलूम की तरफ, और ख़ास तौर पे ये एआई की तरफ, पहला तो उनको ये काम करना चाहिए कि एआई का फ़िका एआई होनी चाहिए एक। वाह, अच्छा, ये तो कोई नहीं कह सकता कि गलत काम होगा। क्या बात है। अच्छा हाँ, अगर आप वो ये सोचने लगे कि फिर हमारे पास लोग नहीं आएंगे फतवा लेने और इस तरह से इनसिक्योर होंगे, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि हमें उलमा को, अच्छा हम कौन होते हैं उनको बताने वालों को, उनको खुद ही समझना पड़ेगा, और वो हमारी सुनेंगे भी नहीं पाए तब। तो मैं तो ट्राई कर चुका हूँ और आइंदा करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। करते रहें सर, करते रहें। कि हमें चाहिए कि पाकिस्तान के सारे मदरसों में, देखिए इस वक्त लाखों बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं उन लोगों को कोट कर रहा हूँ जो जिनको पता है वो क्या बात कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है, 6 साल की उम्र से 28 साल तक वो मदरसे में होते हैं, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो शादी कर सके। आप मुझे बताइए, ह्यूमन है तो वो फिर दीन कैसे नहीं बेचेगा? अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, इमाम गजाली बहुत पहले कह चुके हैं। तो क्या कहते हैं, वो बेचेगा, फिर क्या करेगा? मैं भी होता उस सूरत हाल में, मैं भी बेचता। सर, मस्जिद के मुअज्जिनों को और इमामों को कराची के अंदर 12-12 हज़ार रुपये महीने की सैलरी पे रखा जाता है सर, और वो भी नहीं अवेलेबल, वो भी नहीं मिलती सर। सर आप बताएं सर, when you pay peanuts you get monkeys. I am sorry. हाँ, आप जब तक आपको शायद आप कम मस्जिदें खोल लें यार, और उन मस्जिद में हाई क्वालिटी के इमाम, वो एक लीडरशिप पोजीशन है। नहीं, अगर मगर सर हमें ये करना पड़ेगा कि ऐसे उलमा पैदा करने पड़ेंगे जो दोनों दुनियावी और दीनी उलूम, अकली उलूम पे भी काम कर, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि इस पे भी अगर वो होंगे तो वो अपना खाना पीना खुद पैदा कर लेगा यार। हाँ। वो दीन को नहीं वो करेगा। सर अभी क्या हमारा टॉपिक दीन का, मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पता है पाकिस्तान का जो मीडिया लैंडस्केप है उसके अंदर भी कोई ख़ास तिलों में तेल नहीं बचा। हम सब सरकारी फंडिंग से चलते हैं या सेठों की फंडिंग से चलते हैं। जर्नलिज्म सेठ और सरकार की फंडिंग से नहीं पनपता। बिल्कुल ठीक है, कोई सहाफ़त नहीं होती है, फिर प्रोपेगेंडा होता है। और मुझे बहुत बड़ा ख़तरा है कि मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 3 से 5 सालों में हज़ारों मेन स्ट्रीम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब एआई के बाद तो शायद इंटरटेनमेंट के भी हो जाएं। जी। ठीक है, तो मुझे ये बहुत बड़ा खदशा है। तो मैंने कोशिश की कि मैं कराची यूनिवर्सिटी से लेके कराची प्रेस क्लब तक, जो पूरी सप्लाई चेन है, जी, हर जगह जाऊं और बोलूं कि भाई मैंने एक रफ्तार के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म डिजिटल का करके देख लिया है। जी। मुझे शायद 1-2 बातें पता चल गई हैं कि जो नया आने वाला दौर है इसमें कैसे सर्वाइव करना है जर्नलिज्म को। जी। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये बात सिखाऊं और पढ़ाऊं। जी।
बस जो रिस्पांस मिला है वो वैसे ही उसके करीब करीब ही है जो आपको मिला था वहाँ से। जी जी। सो मसला ये नहीं है सर, मसला उलेमा और मदारिस का नहीं है, मसला उस दिमाग का है जो दिमाग हर नई चीज़ को रिजेक्ट करता है, जो दिमाग सोचता नहीं है, जो दिमाग डरा हुआ है, महकूम है, खौफज़दा है, कंफर्टेबल है। और सर एक और वजह भी है, वो सोच रहे होंगे आप हीरो बन जाएंगे सर ना, अच्छा पता नहीं है, मैं ये हो सकता है, ये भी हो ये सर। अच्छा वजह क्या है, जो भी आदमी अपने बलबूते पे नहीं खड़ा होगा, आप यहाँ जो भी हैं किसी गवर्नमेंट की फंडिंग की वजह से थोड़ी है। बिल्कुल नहीं है सर, हमारा ये सबसे बड़ी चीज ही है, एंड दैट इज व्हाई आई टेल पीपल कि भाई सपोर्ट अस ऑन पेट्रियन, बिकॉज हम वाहिद अब इदारा रह गए पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट फंडेड है। हम खुद चलते हैं, हम किसी सरकार के साथ काम नहीं करते, हम किसी स्टेट के साथ काम नहीं करते। यही आपकी स्ट्रेंथ है और इसी वजह से आपको सुना जा रहा है और जियो को कोई नहीं सुन रहा। जबकि जियो और आपका क्या मुकाबला, हमारा कोई मुकाबला नहीं, जियो का और आपका या ARY से क्या मुकाबला, मगर है आपकी व्यूअरशिप। आसान तरीका है वो तो, जब वो लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है तो उसकी तो अब तो इंटरनेट पे व्यूअरशिप आ रही होती है। सर और मेरा बड़ा सिंपल है सर, मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं कहता हूँ एफर्ट जी, अपना काम करो। अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए पैदा किया है, नताइज और पैसा और रिस्क अल्लाह के हाथ में। सर मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, आई टेक यू बैक टू व्हाट यू सेड इनिशियली कि या तो मैं रिटायर हो जाता, आपने कहा। जी। सर मैंने एग्जैक्टली ये सवाल 2018 में अपने आप से किया जी। मुझे क्लियरली नज़र आ रहा था कि टेलीविज़न मेन स्ट्रीम मीडिया रिडंडेंट हो रहा है, बिल्कुल। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरदा शौक भी सी। एक तो हमें टेक्नोलॉजी की मार पड़ गई थी कि मैं 9 बजे, मैं खबरें 9 बजे क्यों देखूं, मैं टॉप ऑफ द आवर क्यों देखूं, मैं जब चाहे खबरें देखूंगा, मैं ट्विटर खोलूंगा जब चाहे खबरें देखूंगा। एक तो ये मार थी टेक्नोलॉजी की, और बार बार देखूंगा, लाइव क्यों देखूंगा, वीडियो नहीं देखूंगा, टेक्स्ट देखूंगा। तो टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल ने हमको वो एक तरीका फराहम किया जी जी कि मैं बार बार पढ़ लूँ, ऊपर से पढ़ लूँ, नीचे से पढ़ लूँ, ग्राफिक्स के साथ पढ़ लूँ, इंटरैक्टिव पढ़ लूँ। सो इट वाज अ बेटर टेक्नोलॉजी टू कंज्यूम कंटेंट, नंबर 1। नंबर 2, कंटेंट भी हम कोई बहुत अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो आई रियलाइज, और मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि और उस वक्त सर AI नहीं था, और मैंने अपने सारे मीडिया के दोस्तों को कहा था कि देखो अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मुझे जो खौफ था और वो हो रहा है कि मुझे लग रहा था कि अगले 5 से 10 सालों में, मैंने कहा यार पार्टनर, अब जो नई रिटायरमेंट एज है वो 65 नहीं है, वो है 40 साल। जी जी। 40 साल की उम्र में आपने फैसला करना है, या तो आप 40 साल में रिटायर होकर घर चले जाएं, जी जी, या फायर कर दिए जाएंगे या आप रिडंडेंट हो जाएंगे और आप किसी सेट के टुकड़ों पे पलेंगे बगैर, आप कोई सिस्टम में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल, आप बस नौकरी कर रहे होंगे। वो जो जॉन भाई ने कहा था ना कि नौकरी कर रहे हो बरसों से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते या आपने अभी पिछले 15-20 सालों में जो इज्जत, पैसा, मकाम किसी प्रोफेशन में कमाया है, जिस मसनद पे आप चढ़ के बैठ गए उससे उतरें जी जी, और एक बिगिनर्स माइंड के साथ दोबारा जीरो से शुरू करें। ये बात है, और हमने ये किया। सर ये सब मेरे लिए इतना, कल आपकी पॉडकास्ट की तैयारी के लिए यकीन करें मुझे तकलीफ से गुजरना पड़ा जी जी, क्योंकि मैंने 4 पॉडकास्टें सुनी, जॉर्ज हिंटन की, इसकी, उसकी, आपके, उससे पढ़ा, एंड इट इज टफ ऑफ कोर्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ये तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज का। जी जी, बट दैट इज द पेन। आइदर आपको इस तकलीफ से गुजर के जीरो से शुरू करना है या आपने रिटायर हो जाना। आपने पूरी बात को ना कूदे में बंद कर दिया, दरिया को ना पूरे कूदे में बंद कर दिया कि अगर आपने अपने आप को नहीं बदला। अच्छा, ये मुल्क पे भी अप्लाई होता है, ये मुझ पे भी अप्लाई होता है, ये उलमा पे भी अप्लाई होता है, ये बिजनेसमैन पे भी होता है, डॉक्टर्स पे भी तो बहुत ज़्यादा होता है, और इंजीनियर्स पे, सब पे, कि आप किसी फील्ड में भी हैं, अगर आपने इस नए दौर के साथ नहीं चले तो बहुत बुरा होगा। और वो जाहिर बात है, बहुत, मैं तो बच्चों को डराने के लिए कहता हूँ, लड़कियों को डराने के लिए कहता हूँ कि बेटो जब तुम सास के लिए सुबह 5 बजे पराठे बना रही होगी और मैं हंसूंगा, अच्छा वो तो मैं उनको डराने के लिए कहता हूँ, मगर जाहिर बात है इट विल नॉट बी फनी कि तुमने ग्रेजुएशन की भी होगी और पढ़ी लिखी होगी और 5 बजे पराठे बना रही होगी तुम, और फिर वो उसके बाद वो कहेंगी कि बेटा बहुत खराब थे यार, जल गए, तुम्हारी जिंदगी का लेवल डिस्कोर्स कहाँ आ गया तुम्हारा। और मर्दों को मैं कहता हूँ कि बेटा आप जब खुद सेट आएगा 2:30 बजे, अच्छा मैं थ्योरी नहीं बता रहा आपको, आपको पता है ये सच है, खुद 2:30 बजे आएगा और आप 9:15 में आएंगे तो आपके दिन की सारी तनख्वाह काट लेगा। बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल और आप कुछ भी नहीं बोल कुछ सकते। भी नहीं, क्योंकि आपकी इसको जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, आप उसकी आपको value- बताया कि जो तनख्वाह मिल रही है वो आपको फ्री की मिल रही है। सर बड़ा सिंपल सवाल आपने बड़ी प्यारी बात कर दी। मतलब हर इंसान को ये पूछना चाहिए, मैं जिस सिस्टम में, जिस कुर्सी पे, जिस जगह खड़ा हूँ, मैं वैल्यू क्या ऐड कर रहा हूँ। जी जी। बस अगर मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, मेरे दफ्तर आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ और कारोबार वैसे ही चलते रहेंगे, तो यू शुड थिंक। सर युवाल नो हरारी है, जी, एक राइटर है, उसने एक 4-5-6 साल पहले किताब लिखी थी, शायद ज़्यादा हो गए, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। उसमें उसने एक बात की थी, उसने कहा था कि इस दौर में, अच्छा उस वक्त अगेन इट वाज बिफोर द बूम ऑफ एआई, उसने एक चीज़ प्रेडिक्शन दी थी कि 4 C's की बात की थी। उसने बोला कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब वो कहते हैं उसमें उसने एक 5वां C ऐड किया है, चेंज। तो उसने बोला कि ये 5 C's will be your new curriculum and your new syllabus of life. Do you agree? अब ज़्यादातर लोगों को ये बहुत मसला है ना, चेंज से तो बहुत घबराते हैं। वो आपने कहा ना, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आप अग्री करते हैं? बिल्कुल, अगर आप अपने आप को चेंज करने, खासतौर पे जो लास्ट उसने ऐड किया, चेंज करने को तैयार नहीं है, इस नई दुनिया में उसके साथ चलने को तैयार नहीं है, और दूसरों को बुरा भला कहते रहें कि अमेरिका तबाह हो जाए, इसराइल तबाह हो जाए। इस वक्त तो इसराइल पूरे मिडल ईस्ट पे कब्जा करने की सोच रहा है, आप खुश होते रहें। आपके पड़ोस में ईरान में आके बैठने की सोच रहा है। और आप पे भी नजर रखी हुई है, आप पे भी नजर रखी हुई है, हाँ? खुल के बोल रहा है। हाँ हाँ, डर भी नहीं रहा, डर भी नहीं रहा, बोल रहा उसको है पता है यार, कि ये हो इतने गया। बोधे हैं हाँ। कि मैं बता भी दूंगा कि मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, तो फिर भी ये आखिरी लम्हे तक कहेंगे कि नहीं होगा। सर चंगेज खान के बिल्कुल, मैं खुदाई कसम कहने वाला था, बगदाद वाला। बगदाद वाली बात उसने कहा ना, जब बैठो आ रहा हूँ। नहीं नहीं, जब वो उसको निकाल के वो मारने वाला था, तो उसने कहा कि बेटा तू सोना खरीद रहा था ना, हाँ। और डिफेंस पे काम नहीं कर रहा था, तो अब भुगत। भुगत, इसमें कोई शक नहीं है। सर टू रैप इट ऑल अप, एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ी थी कहीं कि जब 1920 और 1930 के अंदर ऑटोमेटिव रेवोल्यूशन आई, गाड़ियाँ बनी जी। तो उससे पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी पे सफ़र करते थे। जी। तो जब गाड़ियाँ आ गई और तो आ गई, तो इंसानों ने तो गाड़ियाँ चलाना सीख ली और वो उधर चले गए, शिफ्ट हो गए, उस पर सफ़र करना शुरू कर दिया और गाड़ी चलाना सीख ली। लेकिन बेचारे गधे और घोड़े बेरोज़गार हो गए। बिल्कुल। और आपको पता है ना, पाकिस्तान में गधों की तादाद सेंसस के मुताबिक बहुत बढ़ती जा रही है। जी जी मैं मजाक नहीं कर रहा। जी जी। अब फैसला हमें और आपने करना है ना सर, कि हम इंसान हैं या। बिल्कुल यही मसला है। और फिर मसला एक और है, हम सब की ज़रूरियात भी इतनी बदल गई हैं। एक दफ़ा गद्दाफी साहब ने, पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब फ़ौज में होते थे, तो गद्दाफी साहब को उन्होंने बयान कोट किया। गद्दाफी साहब ने कहा कि मैं अमेरिका से नहीं डरता, अगर ये हमें बॉम्बिंग करेंगे तो मैं तो टेंट से आया हूँ, टेंट में दोबारा चला जाऊँगा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा, टेंट से महल में आना तो बहुत आसान है, महल से टेंट में जाना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं है वापस जाना। तो ये रेटरिक तो हो सकता है, कहने में तो आप क्या, जज्बाती तो आप नारा मार दें, मगर और वो हुआ कि वो नहीं जा पाया। तो हमारे सबके लिए भी ये ट्रू है। हम जो आपने बात की ना सर, 500 साल हो गए सिवाय गली पुली के, जो कि टर्क्स ने एक जंग जीती थी, एक जंग नहीं जीती है, एक भी नहीं, किसी छोटे मुल्क से या बड़े मुल्क से। और मेरे लिए, मैं किस दिन अपने आप को, मेरी वैसे तो 1960 की पैदाइश है, मगर मैं अपनी पैदाइश 1971 को समझता हूँ। जो हमारे सारे इदारे हैं, मैं उन सबको कहता हूँ, मैंने उस दिन के बाद से, अगर कोई मुझे साबित कर दे कि मैंने 1 रुपए की भी याशी की हो, मैंने न शादी की, क्योंकि जब मैंने ना कोई पैसा खर्च किया अपने आप पे। ये भी आप कहेंगे यार अब ये सूट तो खरीदा हुआ है, ये भी मेरे एक स्टूडेंट का तोहफा है। पॉइंट ये है कि हमें, वो दुनिया में सबसे बेगैरत आदमी है जो कि शिकस्त और जूते पड़ने के बाद भी अपनी रविश ना बदले। मैं तो 11 साल का था उस वक्त। तो पॉइंट ये है कि हमें पाकिस्तान को, जैसे ईरान है, उसने, मैं खुद भी नहीं उनका मानने वाला था, मगर सच बात का मैं फॉलोअर हूँ, साबित कर दिया। जो उनके लीडरों ने कुर्बानी दी, हमें ऐसे लीडर चाहिए जो खुद बनने को तैयार हो, और जो आदमी खुद बनने को तैयार नहीं, उसको लीडरशिप का कोई हक नहीं है। आई थिंक दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंडिंग।
once again, thank you so much for joining me on this podcast. मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं ख़ुद भी और अपने तमाम सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वी हैव टू सपोर्ट ज़िया ख़ान इन हिज़ मिशन. ऐसे लोग कम हैं पाकिस्तान में. इनका हाथ पकड़ें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो इनके लिए हाथ उठाकर दुआई कर लें कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.